एक आदमी जो वैम्पायर होने के बावजूद खून पीकर खुद को मजबूत नहीं बनाता, बल्कि दिन भर जंगल में छिपकर शिकार करता है और वो शिकार इंसानों को दे देता है ताकि उनमें घुल मिल सके। इसकी वजह ये है कि पिछले जन्म में जब उसकी असली पहचान खुल गई थी तो पवित्र योद्धाओं ने उसका पीछा किया था। लगातार छिपते छिपाते उसे ताजा खून नहीं मिल पाया, जिससे वो अपनी असली ताकत नहीं दिखा पाया और आखिरकार उन योद्धाओं की तलवारों के नीचे मारा गया। जब दोबारा आंख खुली तो मैंने खुद को एक पहाड़ी गुफा में पाया और पवित्र योद्धाओं द्वारा काटे गए हाथ पैर भी दोबारा जुड़ चुके थे। चारों तरफ देखा तो याद आया कि यही वो जगह है जहां मैं मारे जाने से पहले रहा करता था। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि मैं सच में दोबारा जन्म ले चुका हूं, तो सबसे पहले मैं जंगल की तरफ भागा। इस बार मैं पिछले जन्म की तरह बेवजह नहीं छिपूंगा। हम वैम्पायर खून पीकर ताकत हासिल कर सकते हैं और जितनी मजबूत होगी उस खून के मालिक की ताकत, उतनी ही ज्यादा ताकत हमें मिलेगी। ये सोचकर मैं बिना रुके जंगल के बीचों बीच स्थित एक दलदल की तरफ भागा। जैसे ही मैं वहां रुका, पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा मुंह निकला। ये बड़ा राक्षस जंगल का राजा था और यहीं मैं आया था। अपने इस कमजोर शरीर से उसके हमलों से बचना भी मुश्किल था, लेकिन अगर उस पर जरा सा भी घाव कर दूं तो उसके खून की एक बूंद से ही मैं तेजी से मजबूत बन सकता था। ये सोचकर मैंने अपना छोटा चाकू कसकर पकड़ा और उछलकर उसके सिर पर चढ़ गया। उस पर चढ़कर मैं इधर उधर देखने लगा कि कहां वार करूं, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि छन की आवाज के साथ मेरा चाकू टूट जाएगा। अगले ही पल उस राक्षस ने हल्के से अपनी दुम हिलाई। उसके जोरदार झटके से मैं दसियों मीटर दूर जा गिरा और मुश्किल से रुक पाया। उसी झटके से मेरे शरीर को बुरी तरह चोट लग गई। मुझे सांस लेने का मौका दिए बिना ही वो राक्षस दोबारा मुझे निगलने के लिए मुंह खोलकर झपटा। बच निकलने का कोई रास्ता न देख मैं उसके मुंह में फंस गया और वो मुझे इधर उधर हिलाने लगा। आखिरकार उसने मेरे ऊपरी शरीर को जोर से दबोचा और मुझे दलदल की गहराई में खींच ले गया ताकि आराम से खा सके। लेकिन भला मैं भगवान द्वारा दिए इस मौके को कैसे जाने देता, इसलिए अपनी पूरी बची खुची ताकत लगाकर मैंने उस राक्षस की जीभ को जोर से काटा और उसका खून जमकर पीने लगा। और फिर जैसे ही दर्द से बेहोश होकर उसने अपना मुंह खोला, मैं उसके मुंह के अंदर और अंदर उसकी जीभ के नरम हिस्से की तरफ घुसने लगा। उसका खून लगातार मेरे शरीर में घुस रहा था और मेरा पहले से सूखा सा शरीर धीरे धीरे भरने लगा, यहाँ तक कि सिर पर फिर से घने काले बाल भी उग आए। थोड़ी ताकत आने पर मैं और अंदर घुसा और फिर मुझे एक लाल रंग की चमकती हुई मणि दिखी। मैंने तुरंत पहचान लिया कि ये इस भटकने वाले राक्षस की मणि है। ऐसे राक्षस जो राक्षस लोक में न रहकर नेचर में घूमते रहते हैं, उन्हें भटकने वाला कहा जाता है। मैजिक के माहौल में भी न रहते हुए उनमें से बहुत कम के शरीर में ऐसी मणि पैदा होती है। ये चीज कभी कभी कुछ बेहतरीन रत्नों से भी ज्यादा कीमती होती है। ये सोचकर मैंने सीधे उसे पकड़कर पूरा चूर चूर कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इस जंगल के राजा को अपने ही हाथों से अंदर से फाड़कर 108 टुकड़े कर दिए। उसके टुकड़े गिरने के साथ ही मैं धीरे धीरे दलदल से बाहर निकला। पता चला कि जंगल के राजा का खून पीते समय मैंने उसकी मणि भी अपने अंदर शामिल कर ली थी। इस भटकने वाले राक्षस की मणि में बहुत बड़ी मात्रा में मैजिक पावर थी। अब मैं खुद को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था। सबसे अहम बात यह थी कि मुझे उस मणि से एक नई क्षमता मिल गई थी। इसे यूज करते ही काले रंग के टुकड़े मेरी त्वचा को ढक लेते थे। इस तरह शायद मैं धूप में भी निकल सकता था। पिछली बार जब पवित्र योद्धा मुझे पकड़ने जंगल में आए थे, तभी उन्हें ये जंगल का राजा मिल गया था और मैंने उनकी लड़ाई के बीच में ही मौका पाकर इसका थोड़ा सा खून पी लिया था, तभी बच निकल पाया था। हालांकि अब मैं पिछले जन्म से कहीं ज्यादा ताकतवर हूं, लेकिन ये ताकत अभी भी उन पवित्र योद्धाओं का सामना करने के लिए काफी नहीं है। और उस डायलरिच नाम के योद्धा में कुछ ऐसी खूबी थी कि मैं चाहे कहीं भी छिप जाता, वो मुझे ढूंढ ही लेता। इसलिए मुझे टाइम रहते और ताकतवर बनना ही होगा। लेकिन जैसे ही मैं वहां से जाने लगा, पीछे से एक आवाज आई। पलट कर देखा तो एक परी जैसा प्राणी था। उसने कहा कि ये झील उसका मिलियन का इलाका है। फिर उसने बहुत सारी अटपटी सी बातें की। उसे लगा कि मैं उसे देख या सुन नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में सिर्फ कुछ ही खास लोग होते हैं जो परियों को महसूस कर सकते हैं। लेकिन बात करते करते उसे एहसास हुआ कि मैं उसे घूर रहा हूँ। जब उसे पता चला कि मैं उसे देख सकता हूँ, तो वो तुरंत घुटनों के बल गिर गया और बताने लगा कि वो एक जल परी है। वो कहने लगा कि असल में वो इस इलाके का मालिक था, लेकिन 15 साल पहले उस भटकने वाले राक्षस ने उसका इलाका छीन लिया और उसे गुलाम बना लिया। अब मेरी वजह से उस मगरमच्छ के मरने पर वो आजाद हो गया है। उसकी बातें करते हुए मैंने देखा कि मेरे शरीर पर बना एक टैटू धीरे धीरे मिट रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं वैम्पायर कब से बना हूँ, बस याद है कि जब से होश है तब से ये टैटू मेरे शरीर पर है। पिछले जन्म में सिर्फ बचे रहने की फिक्र में मैंने इन टैटू पर ध्यान ही नहीं दिया था। अब मुझे लगता है कि ये शायद कोई निशान या मैजिक हो सकते हैं, और आज किसी वजह से एक निशान हल्का हो गया है। ये सोचकर मैंने कपड़े पहने और मिलियन से कहा कि अब मैं जा रहा हूँ। वो यहीं रहकर इस जंगल की रखवाली करे। मेरे जाने की बात सुनकर उसका मूड खराब हो गया, क्योंकि परियों को देखने वाले लोग बहुत कम होते हैं और उसे सालों से कोई बात करने वाला नहीं मिला था। इसलिए उसने कहा कि मैं उसे अपने साथ ले चलूं। उसने कहा कि वो जल परी है और बहुत अच्छा पानी पैदा कर सकता है। इतना कहकर वो जोर जोर
जोर से उल्टी करने लगा और मुंह से पानी उगलने लगा। मुझे ये देखकर थोड़ी घिन आई और मैंने उसे दूर हटने को कहा और जंगल से बाहर निकलने लगा। ये देख वो पीछे पीछे भागा और बोलने लगा कि अगर जल्दी से ज्यादा पानी चाहिए तो उगलने के अलावा भी उसके पास और तरीके हैं। सीन बदलता है और कुछ दिनों बाद ब्रॉडवेन गांव में पहुंचता है। एक रात एक युवक बहुत जल्दी जल्दी सरपंच के कमरे में भागा और उसे बाहर आकर देखने को कहा कि लाल आंखों वाला राक्षस आया है। थोड़ी देर में गांव के दरवाजे पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने जमीन पर रखे बहुत सारे शिकार को देखा और सब हैरान रह गए। वो लाल बालों वाला आदमी सरपंच से पूछ रहा था कि इस बार शिकार पहले से कहीं ज्यादा है। पहले वो लाल आंखों वाला राक्षस सिर्फ पूर्णिमा के दिन आकर शिकार फेंकता था। सरपंच ने तारीख गिनकर कहा कि अभी तो पूर्णिमा में बहुत दिन बाकी हैं। पिछले 10 सालों से मैं गांव के पास ही रह रहा था और कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि पूर्णिमा की रात को गांव के दरवाजे पर कुछ शिकार रख देता था। 10 साल से भी ज्यादा समय पहले जब मैं पहली बार सामने आया था तो लोग बहुत डर गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं टैक्स भरने की तरह टाइम पर शिकार देता हूँ तो धीरे धीरे किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। इस दिन मैं टाइम से पहले पहुंचा और पहले से कई गुना ज्यादा शिकार देकर उनसे पूछा कि क्या मैं कुछ दिन गांव में रह सकता हूँ। ये सुनकर सरपंच ने पहले तो बहुत दिनों बाद कहकर हालचाल पूछी, फिर पूछा कि क्या कहना चाहते हो। मैंने उन्हें बताया कि इन सालों में एक अजीब बीमारी की वजह से गांव से दूर अकेला रह रहा था, लेकिन हाल ही में किस्मत से मेरी बीमारी ठीक हो गई, इसलिए गांव में आकर पूछना चाहता हूं कि क्या कोई मदद की जरूरत है। अगर गांव पर कोई मुसीबत आए तो मैं तुरंत मदद के लिए आ सकता हूं। लोगों ने जब मेरा असली चेहरा देखा तो मेरी खूबसूरती देखकर उनकी आंखें लगभग चौंधिया गईं। उन्होंने मन ही मन सोचा कि जिसे हमेशा लाल आंखों वाला राक्षस कहते थे, कहीं ये कोई आधा परी या अच्छे खानदान का लड़का तो नहीं। ये इतना सुंदर चेहरा और इतनी प्यारी आवाज। 80 साल के सरपंच का दिल भी धड़क गया। बाहर आकर मिलियन ने पूछा कि मेहनत से शिकार करके लाए ये सारा खाना इन लोगों को देकर क्या करोगे। उसकी समझ में नहीं आता, रात के राक्षस वैम्पायर तो खून खराबा करने वाले होते हैं। मैंने उसे बताया कि इंसानों की सोसाइटी में आपस में जुड़ना बहुत जरूरी है, उन पर एहसान करना भी। ये सुनकर मिलियन को और भी समझ नहीं आया। वो बोला, अब तो तुम उन्हें खाना भी नहीं चाहते बल्कि उनसे दोस्ती करना चाहते हो, और तुमने पहले भी कहा था कि कुछ दिनों में यहाँ से चले जाओगे। उसे बीच में ही रोकते हुए मैंने कहा कि एक जमाने में मुझे भी लगता था कि जिनसे मतलब ना हो उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अब जो होने वाला है उसे देखकर चुप नहीं रहा जा सकता। कुछ ही दिनों में यहाँ कुछ भाड़े के सैनिक आएंगे और तब इस गांव के सभी लोग मारे जाएंगे। असल में वो सैनिक ब्रॉडवेन गांव के एक लड़के को लेने आएंगे। उनका मकसद उस लड़के को यहाँ के जमींदार ड्यूक जैसे किले में ले जाना होगा, और इस पूरे काम के दौरान राज छुपाने के लिए वो सबको मार डालने की प्लानिंग करेंगे। ये सुनकर मिलियन को समझ नहीं आया कि मैं भविष्य में होने वाली बात कैसे जानता हूँ, लेकिन उसे लगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। इन कुछ दिनों के साथ में वो मेरे मन की बात कभी समझ नहीं पाया। मैंने उसकी उलझन देखकर कहा कि सच झूठ तो जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले गांव वालों का भरोसा तो जीतना ही होगा ताकि उन्हें पता चले कि मैं उनके साथ हूँ। थोड़ी देर चलने के बाद मैं अचानक रुक गया, जिससे पीछे पीछे आ रहे मिलियन का ध्यान नहीं रहा और वो मुझसे जा टकराया। उठकर वो मेरे सिर पर हाथ मारते हुए पूछने लगा कि क्या कर रहे हो। बीच में ही उसकी आवाज रुक गई, क्योंकि उसने देखा कि सामने से सचमुच कुछ भाड़े के सैनिक आ रहे थे। उन सैनिकों ने मुझे देखा तो आपस में बात करने लगे कि ये शायद गांव से आ रहा है। वो चुपके से गांव में घुसना चाहते थे, किसी को पता न चले। उनके लीडर ने एक हाथ में कुल्हाड़ी वाले को हुक्म दिया कि जल्दी से निपटा दें, कोई चीख पुकार ना हो। हुक्म पाते ही वो अपनी बड़ी कुल्हाड़ी लेकर मेरी तरफ दौड़ा। ये देख मिलियन ने घबराकर पूछा कि अब क्या करेंगे। उसके सवाल का जवाब देने से पहले ही वो मेरे सामने आ गया और जोर से वार किया, लेकिन मैंने हल्के से हाथ हिलाया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये देख बाकी सैनिकों की धड़कनें बढ़ गईं। मिलियन भी डर गया और मैंने काले टुकड़ों से ढका अपना हाथ वापस खींच लिया। साथ ही मेरी आंखों की पुतलियां भी काली हो गईं। सैनिकों ने देखा तो समझ गए कि ये कोई वैम्पायर है। उनमें से एक ने तीर कमान निकालते हुए सबको हिम्मत दिलाई कि डरो मत, अगर ये वैम्पायर पकड़कर चर्च को सौंप दिया तो बहुत सारा इनाम मिलेगा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं बड़े कदमों से उसके सामने जा पहुंचा और उसकी तलवार पकड़ ली। साथ ही दूसरा हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैंने उस आदमी की जान ली, उसके साथ ही पीछे से आकर मुझ पर टूट पड़े। हवा की सरसराहट सुनकर बिना पीछे मुड़े मैंने अभी अभी ली गई तलवार उठाई और सीधा पीछे वाले की कमर में भोंक दी। बाकी सैनिक ये करतब देखकर डर के मारे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। सिर्फ एक बहुत हट्टा कट्टा गंजा आदमी अपना 100 किलो का गोला फेंक हथियार घुमाता हुआ मेरी तरफ दौड़ा। मैंने बचने की कोशिश नहीं की, बस हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। गंजे को अच्छी तरह पता था कि उसका यह हथियार कम से कम 100 किलो का है और उसने पूरी ताकत से घुमाया था तो कम से कम 200 किलो का दबाव बन रहा होगा। लेकिन उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि मैं, जो उसे बोनी सा लग रहा था, ने ये सैकड़ों किलो का वार सहजता से रोक लिया। उसके हैरान रह जाने का फायदा उठाकर मैंने उसकी भी जान ले ली। बाकी सैनिक मेरी इतनी ताकत देखकर अकेले अकेले हमला करने की बजाय चुपके चुपके मुझे घेरने लगे ताकि सब मिलकर हमला कर सकें। लेकिन मेरे लिए ये सब सिर्फ थोड़ी सी मेहनत बढ़ाने जैसा था। करीब 2.5 मिनट बाद जब गांव वालों ने जमीन पर पड़ी मरी हुई भाड़े के सैनिकों की लाशें देखी तो हैरान रह गए। सरपंच ने पूछा कि ये सब तुमने अकेले किया।
मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो बस शिकार करके लौट रहा था तो ये सब देखा। लगता है ब्रॉडवेन गांव की तरफ जाते वक्त इन पर हमला हुआ था और हमलावर शायद ये थे। ये कहकर मैंने पीछे पड़े कुछ भूरे भेड़ियों के शवों की तरफ इशारा किया और बताया कि जब मैं अपना जाल चेक करके लौट रहा था तो देखा कि ये भेड़िए लाशों को नोच रहे थे, इसलिए मौका पाकर मैंने उन्हें मार डाला। हालांकि ये कुछ लाशों को पहले ही नोच चुके थे। एक आदमी ने कहा कि सच में इन लाशों पर भेड़ियों के नाखूनों के निशान हैं। दूसरे ने कहा कि नाखूनों के निशानों के अलावा काटने के निशान भी हैं। सरपंच को थोड़ा शक हुआ कि इस किस्म के भूरे भेड़िए लड़ाकू तो होते हैं, लेकिन इतने सारे सैनिकों पर बेवजह हमला करना उनके बस की बात नहीं। लेकिन सबूत सामने थे तो उसे मानना ही पड़ा। फिर मैंने सरपंच से पूछा कि इन लाशों का क्या करना है। सरपंच ने कहा कि इन्हें जंगली जानवरों को नोचने के लिए नहीं छोड़ सकते, गांव में ही इन्हें दफनाना होगा। पीछे खड़े मिलियन को मुझ पर बड़ी शराफत आ रही थी कि मैं बिना पलक झपकाए इतने बड़े झूठ बोल रहा हूँ। वो अच्छी तरह जानता था कि उन भेड़ियों को भाड़े के सैनिकों के खून की गंध आई थी और उन्हें मैंने ही सबके साथ मारा था और फिर उन्हीं भेड़ियों के दांतों और पंजों से सैनिकों की लाशों पर निशान बनाए थे। उसे समझ नहीं आया कि मैं अपनी इमेज की इतनी परवाह क्यों कर रहा हूँ। अगर अभी यहाँ से चले जाते तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। जब वो लाशों को उठाने में लगे थे तब मैंने जेब से एक लिफाफा निकाला, उसे सरपंच को देते हुए कहा कि ये मुझे इन सैनिकों के पास से मिला। सरपंच ने देखा कि उस पर यहाँ के जमींदार ड्यूक की मुहर लगी है, लेकिन लिफाफा खोलकर जो खत पढ़ा उसे देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर उसने तुरंत पलटकर आसपास के लोगों से पूछा कि फिलिप गांव में है कि नहीं। गांव वालों के पूछने पर सरपंच ने बताया कि फिलिप शायद जमींदार ड्यूक की नाजायज औलाद है और इन सैनिकों को भेजने का मकसद उसे ले जाना था। सरपंच की घबराहट देखकर मुझे 2.5 मिनट पहले की वो बात याद आ गई जब मैंने उन्हें खदेड़ा था। तब उनके लीडर ने सोचा भी नहीं था कि मेरी इतनी ताकत होगी, लेकिन उसे पता था कि काम पूरा किए बिना वापस जाना भी मौत के समान है। मजबूर होकर उसने फिर से हमले का हुक्म दे दिया। उन सैनिकों को भी इसकी कीमत पता थी, इसलिए मजबूरन उन्हें फिर से मेरे सामने आना पड़ा। जब मैं उनमें से ज्यादातर को खत्म कर चुका था तभी उनका लीडर पीछे से आकर मुझ पर टूट पड़ा, लेकिन मेरे पास तक पहुंचने से पहले ही मैंने उसके पेट में ऐसी लात मारी कि वो दूर एक पेड़ से जा टकराया। जमीन पर पड़ा पड़ा उसने हांफते हुए पूछा कि क्या मैं यहीं उनका इंतजार कर रहा था और हमला क्यों किया। मैं उसके पास गया और पूछा कि आखिर उस गांव में जाने का क्या मकसद था। उसे पता भी है कि वो गांव मेरा है। ये सुनते ही वो तुरंत माफी मांगने लगा कि उसे नहीं पता था कि ये गांव वेम्पायर साहब के अंडर है। फिर बताया कि उन्हें पता चला था कि उस गांव में जमींदार की नाजायज संतान छिपी है और उनका मकसद उसे पकड़ कर ले जाना था। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि तुमने तो झूठा बहाना बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन सिर्फ एक नाजायज बच्चे के लिए इतने सारे आदमियों की जरूरत नहीं होती। असल में तो पूरे गांव का सफाया करना चाहते थे ना। अपनी असल नियत पकड़े जाने पर वो घबराकर बोला कि बिल्कुल नहीं, सबको नहीं, और बताया कि वो असल में ड्यूक फैमिली के नहीं बल्कि फैमिली की असली संतानों स्टामिरा और बेल्ट ने उन्हें काम पर रखा था। इतने सारे आदमी इसलिए लाए थे कि उस नाजायज बच्चे को पकड़ते समय कोई अड़चन ना आए। बेल्ट का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक नाम कौंध गया। लगता है इस बार की साजिश के पीछे वही है। उस आदमी ने पिछले जन्म में वेम्पायर पीछा करने वाली टुकड़ी के लीडर से मिलकर मुझे लगातार परेशान किया था, लेकिन बेल्ट जैसा योद्धा सीधे गांव वालों के कत्ल का हुक्म नहीं दे सकता। जरूर इन भाड़े के सैनिकों ने अपने लालच में ऐसा किया होगा, लेकिन इसी उनकी हरकत ने पवित्र योद्धाओं का ध्यान खींच लिया था। उन्होंने बड़े पैमाने पर तलाश शुरू कर दी थी और उसी में मैं पकड़ा गया था और मारा गया था। ये सब याद करके जब मैं मुड़ा तो उसे याद दिलाया कि वापस जाते समय जंगल के जानवरों से सावधान रहे। उसने सोचा शायद मैं उसे जाने दे रहा हूँ, बार बार थैंक यू कह रहा था, लेकिन अगले ही पल मैंने फेंका हुआ छुरा उसके सीने में जा लगा। जब से मेरे वैम्पायर होने का राज खुला था उसे जीवित छोड़ना पॉसिबल नहीं था। अब वक्त फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। गांव वाले याद करने लगे कि फिलिप और उसकी माँ 8 साल पहले गांव आए थे, लेकिन पिछले साल उसकी माँ मर गई। अब उसे पहुंचाने वाले सैनिक भी मारे गए। ये देख सरपंच समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए। तब मैंने आगे बढ़कर कहा कि क्यों ना फिलिप को मैं खुद जमींदार के किले तक पहुंचा दूं। और इतना ही नहीं, मैं तो सालों से जंगल में रहता हूं, इसलिए जानवरों से बचकर ले जाने का रास्ता मुझे अच्छी तरह पता है। सरपंच ने पूछा, क्या सच में इतनी मुश्किल काम के लिए तैयार हो? मैंने कहा कि इसमें मुश्किल क्या है, मैं एक योद्धा हूँ, इसलिए मुसीबत को देखकर मुंह मोड़ना ठीक नहीं। पास खड़े मिलियन ने जब मुझे खुद को योद्धा बताते सुना तो मन ही मन मेरी बेहूदगी की तारीफ करने लगा। गांव वालों को जब पता चला कि मैं योद्धा हूं तो उनके होश उड़ गए। असर देखकर मैंने मौका नहीं गंवाया और कहा कि पहले अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया। मेरा नाम यूजीन है और मैं यूजीन फैमिली से हूँ। मिलियन ने चिल्लाकर कहा कि ऐसी बात कौन सुनेगा। गाँव वालों ने मेरी ये बात सुनी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि गाँव के आसपास रहने वाला ये राक्षस कोई कुलीन इंसान होगा। मिलियन हैरान था कि मैं कितना बड़ा झूठ बोल रहा हूँ। एक वैम्पायर होकर योद्धा होने का दावा कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि देखने से लग रहा है कि इन लोगों ने कभी किसी कुलीन को देखा नहीं है, इसलिए अगर मैं कुलीन होने का नाटक करूंगा तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। सब लोग हैरानी से उभरे तो दौड़कर मेरे पास आए और हालचाल पूछने लगे कि क्या इन 10 सालों में जंगल में रहने का मतलब योद्धा की ट्रेनिंग के दौरान लगी चोटों को भरना था। मुझे बस इतना कहना था कि किन्हीं वजहों से मैंने दुनिया से नाता तोड़ लिया था। फिर सरपंच ने कहा कि गांव बहुत गरीब है, मैं तुम्हें कोई एक्स्ट्रा इनाम नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं,
मुझे भी थोड़ा घूमना फिरना अच्छा लगता है और पूछा कि क्या आज रात गांव में रुक सकता हूँ। सरपंच ने मेरी इतनी सी बात सुनते ही हाँ कर दी। एक रात बीतने के बाद दूसरे दिन सुबह हुई। खिड़की से झांकती धूप देखकर मैंने पहले अपने हाथ पर काले टुकड़े जमा किए, फिर उंगली धूप में रखकर देखा तो मेरा अंदाजा सही निकला। जहाँ काले टुकड़े ढंके होते हैं वहाँ धूप नहीं लगती। इसका मतलब आगे के सफर में मुश्किल नहीं होगी। तभी मिलियन बाहर आया और बोला कि मैं बड़ा बेवकूफ वैम्पायर हूँ। कल ऐसा झूठ क्यों बोला? पढ़ना लिखना भी नहीं आता और योद्धा होने का दावा कर रहा हूँ। मैंने कहा कि किसी दिन तो पकड़ा ही जाना था, अब चले ही जाना है तो फर्क नहीं पड़ता। मिलियन को ये सब देख हैरानी हो रही थी। उसने पूछा कि इतने साल जंगल में चुपचाप रह रहे थे, फिर अचानक ये शहर गांव और बिना वजह काम करने का चस्का कैसे लगा? उसकी बात पूरी होने से पहले ही बाहर किसी ने आवाज दी, यूजीन योद्धा। मैं उठकर बाहर गया और जाते जाते मिलियन से कहा कि किसी इंसान का अधिकार उसकी बोली से कहीं ज्यादा असरदार होता है। अभी मेरा ये योद्धा वाला रुतबा बहुत सारी बातों को बनाने से बचा लेगा, लेकिन ये नाटक सिर्फ इस छोटे से गांव में ही चलेगा। बड़े शहरों में टिकना है तो इस झूठ को सच बनाना ही होगा। सब तैयार होने के बाद सरपंच ने मुझे अपने हाथों से एक परिचय पत्र लिखकर दिया ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना हो। वो लड़का फिलिप भी सामने आया और अपना परिचय दिया। गांव वालों से विदा लेकर हम दोनों ड्यूक के किले की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद पहाड़ी की तलहटी में एक गांव दिखा। पीछे आ रहे फिलिप ने रास्ते के किनारे लगे बोर्ड को देखा और बताया कि यहाँ ब्रैम्स गांव है। जब उसने बोर्ड पढ़ लिया तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम पढ़ लिख सकते हो? फिलिप ने बताया कि उसकी माँ ने जब वो जीवित थी तब उसे पढ़ाया लिखाया था। मिलियन ने सुनकर कहा कि इस लड़के से कहो मुझे पढ़ना सिखाए। मैंने भी उसकी बात मान ली और डायरेक्ट फिलिप से पढ़ने का रिक्वेस्ट कर दिया। फिलिप हैरान रह गया। उसने पूछा कि आप योद्धा होकर भी पढ़ना नहीं जानते? उसके लहजे से मैं समझ गया कि वो कुछ सोच रहा है, इसलिए मैंने उदास चेहरा बनाकर कहा कि योद्धा होना सिर्फ एक खोखला खिताब है। फैमिली बर्बाद होने के बाद अब शेख ही बघारने लायक कुछ नहीं बचा। ये सुनकर फिलिप ने धीरे से पूछा कि क्या आपका परिवार वाकई? मैंने उसके सवाल का जवाब न देकर सीधा आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ये सब देख मिलियन ने मेरे कान में कहा कि तुम्हारा एक्टिंग दिन ब दिन पक रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा कहानियां बनाओगे तो पकड़े जाओगे। उसने इधर देखा तो फिलिप मेरी तरफ भरोसे और हमदर्दी भरी निगाहों से देख रहा था। फिर फिलिप ने माफी मांगते हुए कहा कि वो पहले मुझ पर शक करता था, कभी राक्षस कभी कुलीन। अब देखा तो पता चला कि सचमुच योद्धा घराने से आते हैं। सोचा कि शायद पढ़ाई लिखाई से दूर रहे होंगे, इसलिए अब वो खुशी खुशी मुझे पढ़ना लिखना सिखाएगा। मिलियन ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने कहा ये तो बेवकूफ निकला। तभी मैंने अचानक उसे गोद में उठा लिया और दूर से आए तीर को नंगे हाथ पकड़ लिया। तीर को हाथ में लेकर जब मैंने पीछे देखा तो फिलिप की समझ में कुछ नहीं आया। वो डर के मारे कांप रहा था, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि ये तीर सामने खड़े कुछ लोगों ने छोड़ा था। उनमें से एक आदमी जिसने तीर चलाया था आगे आया और मजाक उड़ाते हुए बोला कि तीरंदाजी इतनी खराब है कि एक को भी निशाना नहीं लगा। जमीन पर बैठा फिलिप सोच रहा था कि कहीं ये डाकू तो नहीं। उन लोगों ने हम दोनों को देखकर सोचा कि आसान शिकार है। बोले जो सामान हो नीचे रख दो। मैंने उनकी बात मानकर पीठ पर लदा बस्ता नीचे उतार दिया। फिर जैसे ही उनमें से एक आदमी बस्ता उठाने आगे बढ़ा, मैंने तलवार के एक वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वहां खड़े किसी को भी मेरे हाथ की हरकत दिखी नहीं। फिलिप को जब जमीन पर लुढ़कता हुआ वो सिर दिखा तो समझ में आया कि क्या हुआ है। बाकी डाकू अपने साथी को मरा देख हैरान रह गए। मैं बस वहीं खड़ा रहा और बोला अगर सामान चाहिए तो आकर ले लो। एक और डाकू ने देखा कि मामला गड़बड़ है तो उसने अपना डंडा उठाकर मुझ पर अटैक कर दिया। पार्ट 2। लेकिन उसकी भी वही हालत हुई। अगले ही पल मैं तलवार लेकर उनके बीच में जा घुसा और एक के बाद एक सबके अलग अलग अंग काट दिए। आखिर में एक आदमी बचा था जो ये सब देखकर डर के मारे भागने लगा। मैंने अपनी तलवार की धार पकड़कर पूरी ताकत से फेंका। वो जाकर उसकी पीठ में लगा। सबको खत्म करने के बाद मैंने आगे बढ़कर अपनी तलवार निकाली और बोला आखिर क्यों इंसान हमेशा कमजोरों को सताते हैं, लूटते हैं, मारते हैं? फिर फिलिप से पूछा जब मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा तब क्या ये समझ पाऊंगा? यहाँ से निपटने के बाद हम ब्रैम्स गांव में घुसे। ये गांव कहलाने के बावजूद एक छोटे शहर जैसा लग रहा था। ऊपर नीचे हर तरफ दुकानें थीं, तरह तरह की चीजें बिक रही थीं। इतनी सारी चीजें देखकर सालों जंगल में रहने वाला मिलियन भी हैरान था। फिलिप ने मुझे सावधान किया कि अगर यहाँ से कुछ खरीदना है तो सावधानी से खरीदना, क्योंकि पहले जब वो सरपंच के साथ आया था तो उसने देखा था कि यहाँ के व्यापारी बहुत चालाक होते हैं। जरा सी चूक हुई नहीं कि बुरा फंस जाओगे। बात करते करते ही देखा कि एक कस्टमर सामान वापस करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने उसी सामान को कुछ ही दूरी पर लगे एक ठेले पर आधे दाम में बिकते देख लिया था। लेकिन मेरे लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उस वक्त मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं था। थोड़ा घूमने के बाद मैं एक चमड़े की दुकान पर गया। बस्ते में से कुछ भूरे भेड़ियों की खाल निकालकर दुकानदार से पूछा कि इनकी क्या कीमत लगाओगे। दुकानदार ने खाल देखी तो पूछा कि ये कहाँ से मिली। इन दिनों इस एरिया में ये दुर्लभ चीज है। मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, मेरे मामूली कपड़े देखे तो समझ गया कि मैं कोई व्यापारी नहीं बल्कि कोई आवारा हूँ। उसने सोचा कि इसका फायदा उठाकर मोटा मुनाफा कमा लूं। बोला ये खाल तो बहुत खराब कंडीशन में है, किसी काम की नहीं, इससे अच्छा तो 18 पैसे भी हैं। उसकी
उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा स्याह पड़ गया। उसने मेरी आंखों में वो गुस्सा देखा। मेरी आंखों की लाली देखकर उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसने पहली बार किसी की आंखें इतनी लाल देखी थीं। उसे एहसास हो गया कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, इसलिए झट से बोल बदला, अच्छा भूरे भेड़ियों की खाल कम मिलती है इसलिए तुम्हें कुछ ज्यादा दे दूंगा। लेकिन मैं फिर भी चुप रहा, बस उसे देखता रहा। मेरी निगाहों के सामने उसकी हालत खराब हो रही थी, पसीने छूट रहे थे। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पा रहा था। हद से ज्यादा प्रेशर झेल न पाने के कारण उसने बोलना शुरू किया, 23 पैसे दे सकता हूँ। लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा। उसने सोचा कि शायद ये और भी ज्यादा चाहता है तो उसने कीमत बढ़ाकर 25 कर दी। लेकिन मैं अब भी चुप था। वो और घबरा गया और आगे बोला 28। अब तो पास खड़ा फिलिप भी मेरी इस हरकत को देखकर हैरान था, लेकिन मैं चुप्पी साधे उसे देखता रहा। आखिरकार दुकानदार की हिम्मत जवाब दे गई और उसने दांत पीस कर कहा 30 पैसे। तब जाकर मैंने मुंह खोला। पक्का। शाम हो गई थी। हम शहर के बाहर जंगल के एक खुले मैदान में आग जलाकर बैठे थे। आग की रोशनी में मैं पढ़ना सीख रहा था, लेकिन ये अक्षर मुझे कीड़े मकोड़ों जैसे लग रहे थे। फिलिप से कुछ बेसिक बातें सीख ली थीं, लेकिन खुद से कोई लेख पढ़ने लायक अभी बहुत दूर था। इस बार मार्केट में न सिर्फ उन खालों के अच्छे दाम मिले, बल्कि कुछ अच्छे कपड़े भी खरीद लिए। बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा फिलिप कह रहा था कि यहाँ सब धोखेबाज हैं। उस वक्त मैं दुकानदार के सामने खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, लेकिन वो दुकानदार मेरी खामोशी देखकर डर गया और अपने आप कीमत बढ़ाता चला गया। मिलियन कह रहा था कि और ज्यादा पैसे लेकर और अच्छे कपड़े खरीदने चाहिए थे। मैंने कहा कि मुझे ज्यादा शौक नहीं, बस धूप से बच सकूं, बस इतना काफी है। मिलियन बोला, उसकी समझ में वैम्पायर जनरली कुलीनों में सबसे कुलीन होते हैं, जो चांद की रोशनी वाले बड़े किलों में महंगे कपड़े पहनकर शराब की तरह ताजा खून का मजा लेते हैं। उसकी बात सुनकर मैंने पूछा, तुम तो हमेशा जंगल में ही रहे, बाहर की दुनिया के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? उसने बताया कि वो पहले किसी और लोक में रहता था। कभी कभी दुनिया के नामी लोग मरकर वहां आते थे, तब उनसे ये सब सुना था। फिर बोला, मैं वैम्पायर हूँ। जब तक चांदी का हथियार ना लगे या दांव ना लगे, कम से कम 200 साल जी सकता हूँ, इसलिए कुछ सीखना पड़ना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैंने पूछा, तो तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? मिलियन ने साफ मना कर दिया। मैंने फिर पूछा, पानी बनाने के अलावा कुछ और भी कर सकते हो? तभी पीछे से फिलिप आया और पूछा कि क्या मैं किसी से बात कर रहा था। मैंने कहा, मुझे कभी कभी खुद से बातें करने की आदत है। फिलिप ने झोले से फिर से कुछ मुड़े तुड़े कागज निकाले और कहा, रात अभी लंबी है, जितने शब्द सीखना चाहो सीख सकते हो। कुछ और घंटे बीतने के बाद मैं बहुत सारे शब्द पढ़ने लगा था, इसलिए फिलिप से पूछा, क्या अक्षर सीखना इतना आसान होता है? फिलिप ने कहा, नहीं, मुझे इतना सीखने में कई महीने लग गए थे। कुछ लोगों को तो साल भर लग जाते हैं इतना सीखने में। उसकी तारीफ सुनकर मैंने फिर पूछा, कुलीन लोग पढ़ने लिखने के अलावा और भी बहुत कुछ सीखते हैं। मेरा मकसद था कि ये जमींदार की नाजायज संतान मुझे कुछ और भी सिखा दे, लेकिन उसने कहा कि उसकी माँ ने उसे इसके अलावा कुछ नहीं सिखाया। फिर उसने डरते डरते पूछा कि क्या ड्यूक उसका स्वागत करेंगे। तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। थोड़ी देर में कुछ लोग आए और हमसे बात करने लगे। उनके सरदार ने कहा, उन्हें रात हो गई, अभी तक डेरा डालने की जगह नहीं मिली, क्या हमारे पास कुछ देर रुक सकते हैं? असल में उनके आने से पहले ही मैंने उनके घोड़ों की आवाज सुन ली थी। पास आने पर देखा कि इनके पास अच्छे हथियार और कवच हैं। लगता है ये उन आवारा सैनिकों की तरह नहीं है, असली सैनिक लगते हैं। मेरी चुप्पी देखकर उस आदमी ने फिर पूछा, कहाँ जाना है? मुझे पता था कि इन असली सैनिकों के सामने छोटे मोटे झूठ बोलना खतरनाक हो सकता है, इसलिए सच बता दिया कि हम ड्यूक के किले जा रहे हैं। ये सुनकर वो बोला कि वो भी ड्यूक के किले ही जा रहे हैं, क्या हम साथ चल सकते हैं? बदले में खाने का इंतजाम कर देंगे। तभी एक गोरे बालों वाला नौजवान आगे बढ़ा और कहा, पाटेक सरदार, इनसे इतनी विनती करने की क्या जरूरत है? और फिर मुझसे बदतमीजी से बोला, बस साथ चलना है, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बदतमीज लहजे से मेरा चेहरा उतर गया। पास खड़े पाटेक ने मुस्कुराते हुए उस गोरे बालों वाले को पीछे धकेला और बोला, ये लाबान अभी अभी हमारे ग्रुप में शामिल हुआ है, अभी तौर तरीके नहीं सीखा, माफ करना। फिर हम दोनों तरफ से अपना अपना परिचय दिया। जब लाबान ने सुना कि मैं योद्धा हूँ तो उछल पड़ा और मजाक उड़ाने लगा। बोला, तुम में योद्धा जैसी कौन सी शक्ल है? न कवच है न घोड़ा, और खुद को योद्धा कहते हो। इतना ही नहीं, सामने आकर मेरी छाती पर उंगली रखते हुए बोला, मैंने तो कभी यूजीन फैमिली का नाम भी नहीं सुना, जरूर नकली हो। उसकी बातों के दौरान ही मैं अंदर उनकी ताकत का अंदाजा लगा रहा था। मैं फिलिप से योद्धा होने की बात कह चुका था, अब इसे झूठा साबित नहीं होने दे सकता। ये सैनिक हमारे पास किसी वजह से आए हैं, ये जरूर है। मेरा योद्धा होना उनके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन इतनी जिद करना अलग बात है। सामने देखा तो उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। अगर मैं अटैक करूं तो एक साथ सबको खत्म कर सकता हूं। ये सोचकर मैंने अपनी कमर से थोड़ा सा तलवार निकाली। बस अटैक होते होते रह गया था कि पाटेक ने समय रहते लाबान को पकड़ लिया। अगले ही पल उसने जोरदार तमाचा मारा। लाबान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो पीछे एक पेड़ से जा टकराया। फिर पाटेक अपने साथियों के हैरानी भरी निगाहों के बीच झुककर मुझसे माफी मांगने लगा। इतना करने पर मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा और उनसे कहा कि डेरा डालने के लिए कोई उचित जगह ढूंढ लें। साथ ही मुझे एहसास हो गया कि आगे भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। मुझे जल्द से जल्द एक असली योद्धा बनना होगा। आधी रात के बाद मैं और फिलिप आग के पास पढ़ाई कर रहे थे। दूसरी तरफ लाबान कई घंटे सोया रहा। जब उठा तो चौंक कर उछल पड़ा और पूछा, मुझे क्या हो गया था? पाटेक ने उसे जगा तक नहीं था, जागते ही उसे गालियां देना शुरू कर दी। कितना बेवकूफ है, एक योद्धा से बदतमीजी करता है। मेरी वजह से तेरी जान बची है, आज पूरा दल तेरी वजह से मरते मरते बचा। बोलते बोलते गुस्सा और बढ़ गया और उसने लाबान के सिर पर घूंसा मार दिया। लाबान ने सिर पकड़ते हुए कहा, उस आदमी के कपड़े भी ऐसे वैसे, कमर पर लटकी तलवार भी पुरानी सी, डरने की
की क्या बात है? पाठक बोला, तेरी समझ में कुछ नहीं आता। उस योद्धा ने जो लंबा चोगा पहना है वो कितने पैसे का है पता है? असली चमड़े से बना है, उस पर किनारी भी लगी है। ऐसा चोगा कम से कम 10 पैसे से कम में नहीं मिलेगा। और देख, वो बैठा बैठा लगातार कागज पढ़ रहा है, मतलब वो कोई साधारण आदमी नहीं है। और जब उसने तलवार निकालने की कोशिश की, अगर वो निकाल लेता तो शायद हम सब मर जाते। अच्छी किस्मत से मैं और तू ही बच सकते थे। लाभान ने हैरान होकर पूछा, सरदार आपको ये सब कैसे पता चला? पाठक ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, जब तू बदतमीजी से बोल रहा था उस वक्त उस योद्धा ने अपना दायां हाथ अपने चोगे के अंदर डाला और बायां पैर थोड़ा पीछे खींच लिया। ये एक छोटी सी हरकत थी, लेकिन इससे पता चल गया कि वो अपना बैलेंस बना रहा था और तलवार के वार करने की तैयारी कर रहा था। अगर मैंने उससे पहले तुझे नहीं रोका होता तो तेरा सिर इन कंधों पर नहीं होता। लाबान बोला, अगर वो योद्धा तलवार ही निकाल लेता तो आप उसे रोक नहीं सकते थे। पाठक बोला, योद्धा कितने खतरनाक होते हैं तू सोच भी नहीं सकता। ये लोग जन्म से ही लकड़ी की तलवार लेकर प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और जीवन भर सिर्फ मारने की कला सीखते हैं। फिर वो तरह तरह की खतरनाक जगहों पर जाकर प्रैक्टिस करते हैं, मौत से भी नहीं डरते। उसके बाद युद्ध के मैदान में जाते हैं और ढेरों कारनामे करते हैं। जिनके हाथों में खून की कमी ना हो वे कुलीनों की नजरों में आते हैं और आखिर में असली योद्धा बनते हैं। और अगर कोई योद्धा होने का झूठा दावा करता है तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। और अगर कोई ऐसा करता है तो समझ लो कि वो साधारण आदमी नहीं है। या तो उसे अपनी तलवारबाजी पर बहुत भरोसा है, नहीं तो वो योद्धा बनने की हिम्मत ही नहीं करेगा। जो लोग जिंदगी भर तलवार चलाते हैं उनमें से कितने असली योद्धा बन पाते हैं? वो आदमी अभी करीब 20-25 साल का होगा। इस उम्र में खुद को योद्धा बताने का मतलब है कि उसके अंदर काफी दम होगा। ये सब सुनकर लाबान के पसीने छूट गए। उसने पूछा, तो आपके मुताबिक वो योद्धा आपसे भी ज्यादा ताकतवर है? पाठक बोला, शायद हाँ। और उसने कहा था कि वो भी ड्यूक के किले जा रहा है। शायद वहाँ हाल ही में खुले उस दरवाजे के बारे में सुनकर उसमें हाथ आजमाने जा रहा है। यहाँ मैं वैम्पायर हूँ, इसलिए मेरे कान बहुत तेज हैं। उनकी सारी बातचीत मैं सुन रहा था। तब मुझे पता चला कि योद्धा होने का दर्जा कितना बड़ा होता। लगता है उस लाबान के अलावा बाकी सब असली किराए के सिपाही हैं। डेविन खानदान के पास ऐसे सिपाही होते हुए उन्होंने उस गांव के लिए उस बेकार आदमी को क्यों किराए पर लिया? या फिर वो अपने सैनिक ही क्यों नहीं भेज सकते थे? ये बात मुझे अजीब लगी। मैं उठा और टीम लीडर की तरफ बढ़ने लगा। लाबान ये देखकर डर गया और झट से उठकर पटेक से पूछने लगा कि अब क्या होगा, कहीं वो उससे तो नहीं उलझने आ रहा। लेकिन जब मैं उनके सामने पहुंचा तो मैंने उसकी उस हरकत का जिक्र नहीं किया, बल्कि उनसे पूछा कि अगर वो भी डेविन किले की तरफ ही जा रहे हैं तो साथ में क्यों ना चलें। जब मैंने अपना मास्क उतारा और उन्होंने मेरा वो खूबसूरत चेहरा देखा तो सबकी आंखें चौंधिया गईं। लाबान ने हाँ कर दी, लेकिन मन ही मन सोचा, बाप रे, ये लड़का कितना खूबसूरत है। अगले दिन सीन मार्टेला नाम के एक दोहरे अधिकार वाले शहर में पहुंचता है। इस दौरान मैंने उन सिपाहियों का भरोसा जीत लिया ताकि रास्ते में मैं उनसे काम की जानकारियां जुटा सकूं। तभी मेरे बगल में एक चमक दिखी और उसमें से मिरियन निकला। उसने बताया कि वो मेरे कहे अनुसार उन सिपाहियों की बातचीत सुनकर आया है। मैंने पूछा कि कोई काम की खबर मिली। तब मिरियन से पता चला कि डेविन स्वामी की तबीयत बहुत खराब है, कभी भी प्राण निकल सकते हैं। और ये भी कि डेविन एरिया में एक नया गुप्त नगर डंगियन मिला है। अगर वो उस गुप्त नगर पर कब्जा कर लें तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन डेविन घराने के पास अभी न तो पैसा है और न ही सैनिक, इसलिए वो अकेले उस पर हमला नहीं कर सकते। ये बताकर मिरियन ने पूछा कि उस फिलिड का क्या करना है? अगर डेविन मर गया तो वो फिर से अनाथ हो जाएगा। मैंने कहा, ये मेरा काम नहीं है। ये सुनकर मिरियन बोला कि बेचारा लड़का, अगर वो ऐसे ही वापस गया तो उसके सौतेले भाई उसे जीते जी मार डालेंगे। मैंने पीछे मुड़कर फिलिड को देखा। मैंने सोचा शायद डेविन ने उसे इसलिए बुलाया है कि मरने से पहले अपने इस बेटे से एक बार मिल ले। हो सकता है जब से हमने साथ चलना शुरू किया उसकी और मेरी किस्मत दोनों किसी न किसी रूप में बदल जाए। थोड़ी और दूर चलने के बाद हम आखिरकार डेविन स्वामी के किले गुलाब किला रोज कैसल पर पहुंच गए। उस शानदार इमारत को देखकर मैंने कहा कि ये मेरी कल्पना से कहीं बड़ा है। मिरियन ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि मैं भी कोशिश करूं और ऐसे ही महल में रहूं। रास्ते भर फिलिड मुझे देखता रहा और सोचता रहा कि मुझे खुद से बातें करने की बीमारी कितनी बुरी है। जैसे ही हम शहर में दाखिल होने वाले थे, एक आदमी ने हमें रोक लिया और कहा कि सामान की चेकिंग करवाओ। पटेक ने कहा कि हम पेलिंग व्यापारी संघ से किराए पर आए सिपाही हैं और पूछा कि आप कौन हैं। उस आदमी ने बताया कि वो डेविन का वारिस कमाला है और पूछा कि क्या गाड़ी के पीछे यही उनका माल है। माल की लिस्ट मिलाने के बाद सिपाही उसे उतारने लगे। इसी बीच कमाला ने देखा कि मैं खड़ा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, तो वो मेरे पास आया और पूछा कि मैं कौन हूँ और काम क्यों नहीं कर रहा। मैंने अपना परिचय यूजिन नाइट बताया। इससे पहले कि मैं फिलिड का परिचय देता, दूर से आदमियों की एक और टोली आती दिखी। आगे चल रहे आदमी ने जोर से कमाला भैया कहकर आवाज लगाई और पूछा कि ये क्या कर रहे हो। उस आदमी को देखते ही कमाला के चेहरे पर गुस्सा छा गया और मैं उस आवाज को सुनते ही चौंक गया। वो आवाज मैं कभी नहीं भूल सकता। वो आदमी पास आता हुआ बोला कि बाहरी लोगों की जांच करना सुरक्षा बल का काम है। भैया तुम इसे हमेशा कैसे भूल जाते हो? ये आवाज मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, मैं इसे जीवन भर नहीं भूल सकता। समारोह के दौरान मुझे सबसे पहले पहचानने वाला यही पिशाच शिकारी दल का मुखिया था। बाद में इसी ने मुझ पर झूठे आरोप लगाकर मुझे प्रताड़ित करते हुए मार डाला था। ये आदमी डेविन खानदान का दूसरा बेटा और सीधे अधीनस्थ नाइट था, बेल्ट। उसकी बात का जवाब देते हुए कमाला ने कहा कि मैं जो भी करूं उसकी रिपोर्ट तुझे देने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे तू ही वारिस हो ऐसा लगता है। बेल्ट ने कहा कि उसका ऐसा मतलब नहीं था। जब दोनों आमने सामने थे मैं आगे बढ़ा और एक लिफाफा देते
हुए बोला कि ये ब्रॉडविन गांव के मुखिया की चिट्ठी है। ब्रॉडविन का नाम सुनते ही बेल्ट ने झट से चिट्ठी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ पास आया मैंने अपना हाथ खींच लिया और वो चिट्ठी अपने पीछे खड़े कमाला को थमा दी। इस हरकत ने बेल्ट को हैरान कर दिया और उसने एक अजीब नजर से मुझे देखा। फिर जैसे ही कमाला ने चिट्ठी पढ़ी वो चौंक कर बोला, ये कैसे हो सकता है? उसमें लिखा था कि किराए के सिपाहियों पर भेड़ियों ने हमला करके सबको खत्म कर दिया और ये नाइट जिस बच्चे को लाया है वो पिताजी का नाजायज बेटा है। फिलिड भी तुरंत आगे आया और झुककर अपना परिचय दिया। इस नए भाई से मिलकर कमाला मुस्कुराया और बोला कि पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बेल्ट के चेहरे पर सन्नाटा छा गया था। उसने आखिर में हुक्म दिया कि पहले फिलिड को नहलाकर साफ कपड़े पहना दो। ये कहकर वो बिना पीछे देखे वहां से चला गया। तभी मैंने अचानक एक कदम बढ़ाकर उसे रोका और कहा कि मैं पहले अपने इनाम के बारे में बात करना चाहता हूं, इसलिए मुझे डेविन स्वामी से मिलना है। ये सुनते ही बेल्ट ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि स्वामी की तबीयत ठीक नहीं है, वो किसी से नहीं मिल सकते। मेरा इनाम सोने के सिक्कों में दे दिया जाएगा, इसलिए मैं वापस जा सकता हूँ। मैंने अब भी हिम्मत नहीं हारी और कहा कि मैंने रास्ते में बहुत मेहनत की है। ये सुनकर बेल्ट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने गुस्से से पूछा कि क्या मैंने उसकी बात नहीं सुनी। तब कमाला आगे आया और बेल्ट से पूछा कि ये तू क्या कर रहा है? नया भाई भी तो पिताजी से मिलने जाएगा, उसके साथ ये भी चल सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? बेल्ट ने कहा कि पिताजी दिन में 1 घंटे भी मुश्किल से होश में रहते हैं, ऐसे में किसी अनजान भगोड़े को मिलने नहीं दिया जा सकता। ये सुनकर कमाला ने व्यंग्य से कहा, तो अब पिताजी के समय का भी तू फैसला करेगा? ये सुनकर बेल्ट और गुस्सा हो गया और बोला कि तुम हमेशा मेरी बात को गलत क्यों समझते हो? अपना मकसद पूरा होता देख कमाला ने उसे और नहीं छेड़ा, बल्कि मेरी तरफ मुड़कर कहा, माफ करना, लगता है मेरे खिलौनों से खेलने वाले भाई की वजह से काम मुश्किल हो गया। मेरे पास से गुजरते हुए उसने मेरे कंधे को थपथपाया और कहा कि वापस जाते वक्त सावधान रहना। फिर फिलिड को लेकर किले के अंदर चला गया। उसके रवैये से साफ था कि वो शुरू से ही मुझे डेविन स्वामी से मिलवाना नहीं चाहता था। मैं अभी सोच ही रहा था कि एक अजीब सी आवाज ने मेरे विचार तोड़े। पीछे मुड़कर देखा तो एक तगड़ा लाल बालों वाला आदमी था। वो पास आकर पूछने लगा कि बेल्ट कहाँ है? मैं उसे ढूंढ रहा था। बेल्ट ने उसके पीछे बहुत सारे सिपाहियों को देखा तो घबराकर पूछा कि ये क्या मामला है? लाल बालों वाले आदमी ने कहा कि ये सब गांवों में लूटपाट करने वाले किराए के सिपाही हैं। रास्ते में दिख गए तो पकड़ लिए और पूछा कि अब इन्हें मारकर रास्ता साफ कर देता हूँ क्या? हालांकि ये सब तो गुप्त नगर पर हमले के लिए अस्थायी तौर पर रखे गए हैं। ये कहते हुए उसने पहले मुझे एक बार देखा, फिर बोला कि मैं इन सिपाहियों को सबक सिखा दूंगा। यहाँ भीड़ है, अंदर चलकर बात करते हैं। ऐसा कहकर वो बेल्ट को भी लेकर किले में चला गया। पटेक मेरे पास आकर बोला कि वो आदमी गैल्फ्रेडिक नाइट है। मैंने पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? पटेक ने बताया कि इस आदमी ने हाल ही में एवरग्रो परिवार द्वारा करवाई गई कंपटीशन में 3रा स्थान हासिल किया है। ये बहुत टैलेंटेड नाइट है, इसमें जानवरों जैसी ताकत और उम्दा युद्ध कला है। उस कंपटीशन में इसने हजारों कंटेस्टेंट्स को हराया था। ये सुनकर मैंने पूछा कि इतना शानदार प्लेयर बॉर्डर एरिया के शहर में क्या करने आया? पटेक ने कहा, शायद ये भी इस नए गुप्त नगर की वजह से आया है। अगर कोई नाइट किसी गुप्त नगर को एक्सप्लोर करने में कामयाब हो जाता है तो उसे बहुत फेम मिलता है। हालांकि गुप्त नगर एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल होता है और इसमें जान गंवाने वाले भी कम नहीं है। गैल्फ्रेडिक शायद इस गुप्त नगर को सीढ़ी बनाकर किसी बड़े खानदान में नाइट की उपाधि पाना चाहता है। उसकी बात खत्म होने पर मैंने पूछा कि अब तुम्हारा काम पूरा हो गया ना? क्या अब तुम लोग वापस जाओगे? मैंने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया काम है। उसी दिन शाम को गुलाब किले के अंदर मैदान में दिन में पकड़े गए सिपाहियों को सजा दी जा रही थी। ऊपर कमाला खिड़की से ये सब देख रहा था। वो सोच रहा था कि इस बार उसे गुप्त नगर खुद एक्सप्लोर करना होगा। जब से उसके पिता की तबीयत खराब हुई है, बेल्ट उसकी वारिसी पाने के लिए बेचैन है। अब उसने नाइट्स के जरिए गैल्फ्रेडिक को भी बुला लिया है। साफ है कि उसका टारगेट यही गुप्त नगर है। अब ऐसे में वो कुछ भी औसत दर्जे के आदमी नहीं रख सकता। तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई और आवाज आई कि नाइट यूजिन मिलना चाहता है। उसके मन में थोड़ी उत्सुकता जगी कि मैं उससे क्या मिलने आया हूँ। जैसे ही मैं उसके कमरे में गया वो उठकर शालीनता से मुझसे मिला। उसने बताया कि फिलिड ठीक है, उसकी पूरी सुरक्षा की जा रही है और जैसे ही पिताजी को होश आएगा वो फिलिड को लाने के इनाम में मुझे कुछ देंगे। बैठने के बाद उसने उस दिन की बात के लिए थैंक यू कहा कि मैंने चिट्ठी उसे दी, बेल्ट को नहीं। उसके बाद मैंने कहा कि मैं तो मूल रूप से सिर्फ स्वामी से कोई जरूरी बात करना चाहता था। कमाला भी बैठ गया और पूछा कि पिताजी से मिलने की इच्छा शायद नाइट की उपाधि पाने के लिए है। मैंने कहा कि यह भी एक वजह है, लेकिन सबसे जरूरी वजह यह है कि मैं कमाला स्वामी के सामने एक रिक्वेस्ट रखना चाहता हूँ। ये सुनकर कमाला को हैरानी हुई और पूछा कि कैसी रिक्वेस्ट? मैंने उसे बताया कि मैं नए गुप्त नगर पर हमला करने वाली टुकड़ी में शामिल होना चाहता हूँ। ये सुनते ही वो कुर्सी पीटकर जोर से हंसने लगा। फिर बोला कि तुम मुझसे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और पूछा कि टुकड़ी में शामिल होकर नाइट की रेपुटेशन बढ़ाना चाहते हो, और ये भी पूछा कि मैं तुझे क्यों शामिल कर लूं? बस इसलिए कि तूने शहर के बाहर 5-6 डाकू मार दिए। इस पर मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, मेरा ये ऑफर तुम्हारे लिए फायदे के सिवा कुछ नहीं है। अगर गुप्त नगर खुल गया तो मैं बदले में सिर्फ 100 चांदी के सिक्के लूंगा और जो कुछ मिले उसमें से सिर्फ राक्षसों के पत्थरों के अलावा बाकी चीजों का आधा हिस्सा। मेरी शर्तें सुनकर कमाला ने कहा कि ये तो मार्केट रेट से काफी कम है। ये सुनकर उसे शक हुआ। मैंने कहा, मेरी शर्तें यही हैं, यकीन करना तुम्हारी मर्जी, फिलहाल तो मुझे जल्दी नहीं है। कमाला मन ही मन सोचने लगा
कि नाइट्स अपनी इज्जत के लिए जीते और मरते हैं, लेकिन मेरे इस भेष को देखकर लगता है कि मैं कोई बिना फैमिली वाला आवारा नाइट हूँ। फिर भी मुझे पैसे का लालच नहीं है। साफ है कि मेरे लिए इज्जत सबसे बड़ी चीज है। और मेरे आखिरी वाक्य से उसने भांप लिया कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेल्ट के पास एक तगड़ा नाइट है, जबकि उसके पास कोई खास नहीं है। मेरी ये समझदारी देखकर उसे लगा कि मैं उन आम नाइट से बिल्कुल अलग हूँ जिनके दिमाग में सिर्फ मांसपेशियां होती हैं। ये सोचकर उसने तुरंत हामी भर दी और मुझसे हाथ मिलाया। असल में ये सारी बातें पहले पटेक ने मुझे सिखाई थी। उसने कहा था कि राक्षसों के पत्थरों को साफ करना मुश्किल होता है और उन पर टैक्स भी लगता है। उल्टा जो दूसरा सामान मिलता है वो जल्दी बिक जाता है और उसमें अच्छा प्रॉफिट भी होता है। उसने कहा था कि वो मुझे अपने जाने पहचाने बिजनेस एसोसिएशन से मिलवा देगा। इसलिए अगर मैं सिर्फ दूसरा सामान लेने की बात कहूंगा तो कमाला जरूर मान जाएगा। जल्द ही कमाला की अटैकिंग टुकड़ी में एक नए आदमी के शामिल होने की खबर बेल्ट तक पहुंच गई। गैल्फ्रेडिक हाथ में छोटा चाकू घुमाते हुए बोला, गुप्त नगर कोई खेलने की जगह नहीं है। जरा सी चूक में पीछे छूट सकते हो या जान गंवा सकते हो। बेल्ट ने सोचा और फिर हंसते हुए कहा कि इसकी चिंता मत करो भैया, जो आदमी लाया होगा वो भी ज्यादा खास नहीं होगा, क्योंकि उसके आसपास के रईसों से उसके अच्छे रिलेशन नहीं है और न ही उसकी पहुंच है। उसने गैल्फ्रेडिक को खुद मुझसे मिलने भेजने की सोची। तभी अचानक दरवाजा खुला और कमाला कॉन्फिडेंस से भरे कदमों से अंदर आया। उसने कहा कि नए आदमी से मिलवाता हूँ, ये है नाइट यूजिन और उसकी टुकड़ी। बेल्ट ने देखा कि मैं वही हूँ जो फिलिड को लेकर आया था, वो भगोड़ा नाइट। उसने कहा कि वो ऐसे अनजान आदमी को टुकड़ी में शामिल नहीं कर सकता जिसकी हैसियत और ताकत का पता ना हो। कमाला ने कहा कि हैसियत के बारे में तो वो नहीं जानता, लेकिन ताकत की गारंटी वो ले सकता है। उसने बताया कि कुछ दिन पहले बॉर्डर एरिया में उत्पात मचाने वाले डाकुओं को मैंने अकेले ही चाकू से मार गिराया था। हम बात ही कर रहे थे कि पास में बैठे गैल्फ्रेडिक ने हल्का सा हाथ घुमाया और अपना छोटा चाकू मेरी तरफ इस तरह फेंका कि किसी को पता न चले। मैंने बिना पीछे देखे झट से तलवार निकालकर उस चाकू को इस तरह टक्कर मारी कि वो पलटकर दीवार में इस कदर धंस गया कि उसका आधा हिस्सा दीवार के अंदर चला गया। ये देखकर गैल्फ्रेडिक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई और वो उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, पहली मुलाकात में ऐसा करने के लिए माफ करना। उसने ये भी कहा कि मेरे शरीर पर न तो कोई जख्म का निशान है और न ही धूप से झुलसने का कोई निशान। लगता है कि मैं बड़े लाड प्यार में पला बड़ा हूँ। उसने कहा कि क्यों ना वो इस लाडले बेटे का हुनर टेस्ट करके देख ले। उसके बाद हम किले के प्रैक्टिस ग्राउंड में पहुंचे। किले के लोगों को जैसे ही पता चला कि गैल्फ्रेडिक नाइट किसी से द्वंद्व युद्ध करने वाला है, वो सब प्रैक्टिस ग्राउंड की तरफ दौड़ पड़े। बहुत जल्द ही पूरा प्रैक्टिस ग्राउंड लोगों से खचाखच भर गया। सब देखना चाहते थे कि ये फेमस पावरफुल नाइट कैसा खेल दिखाता है। साथ ही उन्हें ये जानने की भी उत्सुकता थी कि आखिर वो कौन है जो इतने बड़े नाइट को चैलेंज कर रहा है। जब उन्होंने गैल्फ्रेडिक के मजबूत और लंबे शरीर को देखा और उसकी तुलना मेरे पतले दुबले शरीर से की, तो सबने मान लिया कि मेरी हार पक्की है। जब समय हुआ, गैल्फ्रेडिक ने अपनी लंबी तलवार निकाली और मुझे तैयार रहने का इशारा किया। मैंने भी उसी तरह अपना छोटा चाकू उठा लिया। रेफरी ने जैसे ही हाँ की और युद्ध शुरू होने का ऐलान किया, हम दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। थोड़ी देर तक हाथापाई चलती रही, फिर हमने तलवारें घुमाकर एक दूसरे को पीछे धकेल दिया। गैल्फ्रेडिक पीछे हटते हुए मुझे उकसाने का इशारा कर रहा था। उसकी हरकत देखकर मैं ठिठका, फिर पीछे हटना रोका और तलवार उठाकर फिर से उस पर टूट पड़ा। नीचे से लाबान ये देखकर चिल्लाया, वाह, यूजिन नाइट सच में कमाल का है, गैल्फ्रेडिक को उसके सामने टिकने नहीं दे रहा। पास में खड़े पटेक ने कहा, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ टेस्ट कर रहा है। गैल्फ्रेडिक नाइट जानबूझकर पीछे हट रहा है और उसका अंदाजा लगा रहा है। मैदान में गैल्फ्रेडिक मेरे हमलों को बड़ी आसानी से रोक रहा था। वो मेरे वार देखकर मन ही मन सोच रहा था कि मेरी तलवारबाजी उसके अनुमान से कहीं ज्यादा साधारण है। मेरा कोई फिक्स तरीका नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी स्टाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोई खास स्किल तो नहीं है, लेकिन एक अजीब सी बेलगाम एनर्जी है। कुछ और राउंड लगाने के बाद उसने कहा कि तुम बिल्कुल नाइट नहीं लगते। तुम्हारी तलवारबाजी की कोई बेस ही नहीं है। ये तुम्हारे वार से साफ पता चलता है कि तुमने कभी सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं ली, बस अपनी काबिलियत के भरोसे तलवार घुमा रहे हो। लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और बोला, बकवास कम करो। उसने कहा कि अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। इतना कहते ही उसने अपनी पूरी ताकत से मुझ पर एक वार किया। मैंने झट से अपना छोटा चाकू उठाकर बचाव किया, लेकिन अगले ही पल उसने अपना वार बदल दिया और अपनी लंबी तलवार से मेरे चाकू को जोर से दबा दिया। मेरा चाकू जैसे ही जमीन पर दब गया, उसने पलटकर अपनी पूरी ताकत से तलवार घुमाई। मैंने किसी तरह उस वार को रोका, लेकिन उसकी ताकत सच में फेमस से कम नहीं थी। एक ही वार की मार से मैं 10 कदम पीछे जा गिरा। बेल्ट ने देखा कि मैं जमीन पर गिर गया और उसे लगा कि मैं बेहोश हो गया हूँ, लेकिन धूल उड़ने के बाद मैं बंदूक की गोली की तरह फिर से उस पर टूट पड़ा। इतनी जल्दी मेरे काउंटर अटैक करने से गैल्फ्रेडिक भी चौंक गया। अगले कुछ ही वार में उसने पाया कि मैं उसकी पिछली चालों की नकल कर रहा हूँ। वो हैरान रह गया कि दुनिया में इतनी जल्दी सीखने की क्षमता वाला आदमी भी होता है। मैंने उसी की तरह उसकी तलवार दबाकर उसे काउंटर अटैक के लिए तैयार किया, लेकिन इससे पहले कि मैं वार करता, उसने भी अपनी तलवार निकालकर जवाबी हमला कर दिया। एक जोरदार धमाके और चिंगारियों के बीच हमारे दोनों के हथियार एक साथ टूट गए। अगले ही पल हमने टूटी हुई तलवारें फेंक दी और हाथों हाथ मल्लयुद्ध शुरू कर दिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि सब जानते थे कि गैल्फ्रेडिक न सिर्फ जन्म से ताकतवर है, बल्कि उसने हथियार चलाने में भी महारत हासिल की हुई है। और मैं तो कुछ दिन पहले ही यहाँ आया
एक बेघर आदमी हूँ, इसलिए सबको पक्का यकीन था कि मैं हार जाऊंगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि कुछ दिन पहले तक मैं एक हड्डियों का ढांचा जैसा पिशाच था। बाद में जान जोखिम में डालकर मैंने जंगल के राजा का खून पिया था, तभी मैं इतना ताकतवर बन पाया था। उस समय मैदान में गैल्फ्रेडिक भी हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेरे इतने दुबले पतले शरीर में इतनी ताकत होगी। थोड़ी देर तक हाथापाई के बाद उसने महसूस किया कि मेरी बाजुओं की ताकत उससे भी ज्यादा है, लेकिन तजुर्बे के मामले में वो मुझे बौना समझ रहा था। तभी उसने अचानक एक कदम पीछे लिया और मुझे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे मैं अपना संतुलन खो बैठा और आगे की तरफ झुक गया। उसी समय उसने अपना मुट्ठा बांधकर मेरे चेहरे पर वार करने की तैयारी की। ये देख मैंने तुरंत अपना शरीर नीचे झुकाया और 180 डिग्री का चक्कर लगाया। मेरी ये हरकत देखकर गैल्फ्रेडिक हैरानी की हद तक पहुंच गया। अगले ही पल में पलटा और उसी की चाल का इस्तेमाल करते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर अपना मुट्ठा उसके सिर पर दे मारा। गैल्फ्रेडिक ने देखा कि मेरी हर एक चाल सही नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ अपनी तेज सीखने की क्षमता और जिंदा रहने की चाहत के बल पर हर मुसीबत को पार कर रहा था। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और उसे मेरी मुट्ठी की चोट सहनी पड़ी। ये वार इतना जोरदार था कि वो दूर जा गिरा और जब वो मोटी दीवार से टकराया तो रुका। वहीं गैल्फ्रेडिक तुरंत बेहोश हो गया। आसपास खड़े सभी लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब निर्णायक ने मुझे विजेता घोषित किया, तब कहीं जाकर भीड़ में जोरदार जयकारे गूंजे। इस तरफ गैल्फ्रेडिक को जल्द ही होश आ गया। फिर वो हाँफता हुआ तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ा। भीड़ के शोर में मुझे पता नहीं चला और वो आकर मेरा हाथ पकड़ चुका था। अगले ही पल, जैसे कोई यादगार पल हो, उसने मेरा हाथ उठाकर जोर से चिल्लाया, आओ आज के विजेता के लिए फिर से ताली बजाएं। इस तरह अभ्यास मैदान का माहौल अपने चरम पर पहुंच गया। सिर्फ बेल्ट, जो हमें अपमानित देखना चाहता था, गुस्से से कांप रहा था। मुकाबला खत्म होते ही मुझे किले के बैठक कक्ष में बुलाया गया। मेज पर तरह तरह के पकवान सजे थे, यहाँ तक कि मेज के पास 3-4 नौकर मेरे लिए खाना परोसने को खड़े थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मैं पिशाच हूँ और मुझे खाने की कोई जरूरत नहीं है। ये खाना खाने से मेरा पेट खराब हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि मुझे खाना अकेले पसंद है, सब लोग चले जाएं। और ये भी कहा कि कमाला स्वामी से जाकर कह दो कि मुझे एकांत पसंद है। अगले दिन कमाला ने मुझसे मिलते ही खुशी से कहा, अरे ये तो मेरे सबसे काबिल आदमी नाइट यूजिन है। कल रात मेरी जीत ने उसे बहुत खुश कर दिया था। थोड़ा आगे बढ़ने पर कल मुझ पर शक करने वाला लाबान भी झुककर नमस्ते करने आया। यहाँ तक कि कल रात मुझे ललकारने वाला गैल्फ्रेडिक भी दौड़ा दौड़ा आया और बोला कि वो मुझसे भाईचारा करना चाहता है। उस आदमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं असली नाइट नहीं हूँ। उसे तो बस मुझसे फिर से अभ्यास करना था। इस घटना के बाद जो लोग मेरी हैसियत पर शक कर रहे थे, उनके सब शक दूर हो गए। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। हम सब ने जब पीछे मुड़कर देखा तो सब हैरान रह गए, क्योंकि ये वही फिलिड था जिसे मैं कुछ दिन पहले यहाँ छोड़ गया था। बाद में पता चला कि बेल्ट उसे ले गया था और उसके साथ बुरा बर्ताव किया, और अब वो फिलिड को उस नए गुप्त नगर पर हमला करने वाली टुकड़ी में शामिल करना चाहता है। साफ था कि वो चाहता है कि फिलिड वहीं मर जाए, ताकि वारिसी के लिए एक प्रतिद्वंद्वी कम हो जाए। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा कि फिलिड मेरा अनुयायी बन जाए, तभी मैं उसकी रक्षा कर सकता है। जल्द ही गुप्त नगर खोलने का दिन आ गया। इस बार हमारी अगुवाई सबसे अनुभवी नाइट गैल्फ्रेडिक कर रहा था। उसने बताया कि अनुमान है कि सबसे आम राक्षस गोब्लिन होंगे और आखिर में बड़े राक्षस जैसे ट्रोल या मकड़ी होंगी। हमारा काम आखिरी मंजिल के राक्षस तक पहुंचना है। अगर कोई बहुत खतरनाक राक्षस मिले तो तुरंत वापस लौटना है। पीछे बेल्ट के किराए के सिपाही आपस में बात कर रहे थे कि जब निचले स्तर के राक्षस खत्म हो जाएं तो वो आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि पहली बार किसी गुप्त नगर पर हमला करना बहुत मुश्किल होता है। फायदा भले ही ज्यादा हो, लेकिन आगे जो नाइट होंगे वो पीछे वालों की सुध नहीं ले पाएंगे। तभी बेल्ट अचानक उनके पीछे से आया और पूछा कि फिलिड कहाँ है। सिपाहियों ने बताया कि सुबह वो कमाला के पास गया था। बेल्ट गुस्से से बोला, क्या उसने वो बात भूल गया जो मैंने उससे कही थी? जल्दी से अपना बस्ता लेकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। बेल्ट की डांट सुनकर फिलिड डर के मारे सांस भी नहीं ले पा रहा था। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो बेल्ट और पास आया और उसकी बाह पकड़कर घसीटने लगा। तभी मैंने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, एक ऐसे बच्चे को जिसने कभी हथियार नहीं उठाया गुप्त नगर में भेजने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? बेल्ट ने मेरा हाथ झटकते हुए कहा कि वो सिर्फ अपने भाई को अभ्यास कराना चाहता है। मैं अपनी औकात में रहूं। ये सुनकर मैंने कहा, औकात में रहने की जरूरत तुम्हें है। कल से फिलिड मेरा अनुयायी है, यहाँ मौजूद सभी इसके गवाह हैं। अब हमारा रिश्ता खून से भी गहरा है। अगर किसी ने उसे एक उंगली भी लगाई तो समझो मुझे चुनौती दी। क्या गुप्त नगर में जाने से पहले थोड़ी कसरत करना चाहोगे? ऐसा कहते हुए मैंने अपने अंगूठे से चाकू को हल्का सा धकेला, जिससे साफ आवाज आई। बेल्ट मेरी ताकत जानता था, इसलिए उसने मुझसे उलझने की हिम्मत नहीं की और शर्मिंदगी में वहाँ खड़ा रह गया। तभी कमाला वहाँ आया और बहस का माहौल खत्म करते हुए फिलिड को अपने साथ ले गया। जल्द ही सूचना मिली कि आसपास के इलाके की जांच कर ली गई है और अभी तक गुप्त नगर से कोई राक्षस बाहर नहीं निकला है। ये सुनकर गैल्फ्रेडिक ने तुरंत चलने का हुक्म दिया। इस तरह एक विशाल टुकड़ी धम धम करते हुए इस अनजान गुप्त नगर में दाखिल हुई, लेकिन अंदर घुसते ही हम पर गोबलिनों के झुंड ने हमला कर दिया। हालांकि गैल्फ्रेडिक सबसे आगे था और वो आसानी से मुकाबला कर रहा था, लेकिन किराए के सिपाहियों की तो चीख पुकार मच गई। जल्द ही
उसने पहले से जो रणनीति बनाई थी वो बिखर गई। अच्छा हुआ कि मेरे साथ लाए सिपाहियों ने मोर्चा संभाला, जिससे गोबलिनों का बड़ा हमला रुक गया। फिर ढाल वाले सिपाहियों ने तुरंत आगे बढ़कर टुकड़ी को सांस लेने का मौका दिया। बेल्ट के किराए के सिपाही जब हमला कम हुआ देखा तो भागने लगे, लेकिन थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे मुड़कर देखा तो आने वाला रास्ता गोबलिनों ने बंद कर दिया था। वो घुटनों के बल बैठकर मौत का इंतजार करने लगे। तभी अचानक उनके पीछे से कुछ छुरे आए और उनके सामने खड़े कुछ गोबलिनों को मार गिराया। फिर गैलफ्रेडिक वहां आया और उन्हें बेवकूफ कहते हुए बोला कि ऐसे वक्त में सबको साथ रहना चाहिए। ये कहकर उसने उन्हें वहां से धकेल दिया और कहा कि हथियार उठाओ और लड़ो। अपनी टुकड़ी की ये हालत देखकर गैलफ्रेडिक को बहुत चिंता हुई। उसने सोचा कि शायद जल्दबाजी में इकट्ठा किए गए इन सिपाहियों में आपसी भरोसा नहीं है, इसलिए गुप्त नगर पर कब्जा करना मुश्किल होगा। उसके ये सोचते ही एक सिपाही ने आकर बताया कि गोबलिनों की एक और बड़ी फौज आ रही है और पीछे से भी हमला हो रहा है। वो परेशान ही था कि मैंने तलवार निकाली और कहा कि पीछे वाले गोबलिन मैं संभाल लूंगा। गैलफ्रेडिक ने कहा कि अकेले जाना खतरनाक है, कुछ आदमी साथ ले जाओ, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी और पीछे की गुफा में घुस गया। अंदर कुछ देर लड़ाई की आवाजें आई, फिर अचानक कोई चीज उड़कर बाहर आई। सबने ध्यान से देखा तो वो मेरा मास्क था। गैलफ्रेडिक अब और इंतजार नहीं कर सका और तेजी से उस गुफा में घुस गया। अंदर जाकर देखा तो रास्ते भर गोबलिनों के कटे फटे शव पड़े थे। आखिर में गुफा के अंत में उसने मुझे सुरक्षित देखा तो चैन की सांस ली। मैं उस समय एक फूल पकड़े पटेक से पूछ रहा था, ये चीज कीमती है क्या? पटेक को हैरानी हुई कि मैं इतनी आम चीज फ्लोरोसेंट घास को भी नहीं पहचानता। गैलफ्रेडिक का ध्यान इस बात पर था कि मैंने अकेले ही गोबलिनों की पूरी फौज को मार गिराया था, जो शायद वो खुद भी नहीं कर पाता। इन गोबलिनों को खत्म करने के बाद सबने आराम करने के लिए एक जगह ढूंढी। सिपाहियों ने लड़ाई के मैदान की सफाई करके राक्षसों के पत्थर इकट्ठे किए और ले आए। मैंने देखा कि इतने सारे गोबलिन मारने के बाद भी उन्हें इतने कम पत्थर मिले और उनका रंग भी नीला था। उस समय जो जंगल का राजा मैंने मारा था उसका पत्थर न सिर्फ लाल रंग का था बल्कि उनसे कहीं बड़ा भी था। मिरियन ने बताया कि पत्थरों की गुणवत्ता राक्षसों की ताकत और आकार पर निर्भर करती है। अच्छे पत्थरों के लिए बड़े राक्षसों को मारना पड़ता है। गुप्त नगर से भटककर जंगल में आने वाले राक्षस जैसे वो जंगल का राजा बहुत कम होते हैं और इतने ताकतवर होते हैं कि उनका खून और पत्थर पीने से आदमी इतना ताकतवर बन सकता है। मिरियन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूर से राक्षसों की दहाड़ फिर सुनाई दी। गैलफ्रेडिक ने तुरंत युद्ध के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। उसने कहा कि वो और मैं सबसे आगे रहकर हमला करेंगे। ये सुनकर मैंने कहा कि मैं भी पहली बार गुप्त नगर में आया हूँ, क्या तुम मुझे बैल समझकर हल जोतवाओगे? गैलफ्रेडिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस बार लाए गए सिपाही बहुत कमजोर हैं, इसलिए हम दोनों को ही मेहनत करनी पड़ेगी। उसने बताया कि अब हमारा सामना आधे इंसान से होगा। ये राक्षस अकेले लड़ने में बहुत माहिर होते हैं और इनकी बुद्धि भी तेज होती है। ये सारे गोबलिन इन्हीं के इशारे पर काम कर रहे थे। अगर हम इन आधे इंसानों को खत्म कर दें तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। इससे आगे गुप्त नगर का केंद्र है जहां बहुत डरावने बड़े राक्षस रहते हैं। गैलफ्रेडिक की बातों से मुझे अंदाजा हो गया कि जो जंगल का राजा मैंने मारा था वो शायद बड़े राक्षसों में से एक था। उसका थोड़ा सा खून पीकर ही मैं इतना ताकतवर बन गया था। अब मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही थी कि अगर मैं किसी और बड़े राक्षस का खून पी लूं तो क्या होगा। मैंने सामने अंधेरे से आने वाली आहटों को ध्यान से सुना और गैलफ्रेडिक को बताया कि पैरों की आवाज से लगता है कि करीब 50 आदमी हैं, लगभग 100 मीटर दूर, और सबसे पीछे 3 बड़े जानवर हैं। गैलफ्रेडिक मुस्कुराया और एक भाला मेरी तरफ बढ़ाते हुए पूछा कि क्या मैं इसे आजमाना चाहूंगा। मैंने भाला लिया, थोड़ा पीछे झुका और जोर से उस आवाज की दिशा में फेंक दिया। 2.5 सेकंड में ही वो भाला 100 मीटर दूर जाकर एक आधे इंसान के सिर में जा लगा। दूर से उसकी चीख सुनते ही सबने अपने हथियार निकाल लिए और हमला बोल दिया। मैं सबसे आगे था। गैलफ्रेडिक ने सिपाहियों को पीछे से साथ देने का हुक्म दिया, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाते मैंने तलवार से ऐसा वार किया कि एक बड़ा सा आधा इंसान 8 टुकड़ों में बट गया। अगले ही पल मैं उछलकर दूसरे आधे इंसान के सामने जा पहुंचा और एक ही वार में उसकी आंख 2 हिस्सों में काट दी। जैसे ही वो दर्द से अंधा हुआ मैंने मौका पाकर उसके सिर पर छलांग लगा दी। जब उसे पता चला कि मैं उसके सिर पर हूं तो उसने हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ना चाहा, लेकिन मैंने उसकी उंगलियां काट दी। उसे कोई मौका न देते हुए मैंने पलटकर अपना चाकू उसकी कनपटी में घोंप दिया। उसके शरीर से खून की फव्वारा निकला, जिसे देखकर मैं खुद को रोक नहीं सका और उसे चाट भी लिया। जब तक मैं ये सब करके नीचे उतरा तब तक वो सारे सिपाही पीछे से आ पहुंचे थे। मेरे इस अद्भुत करतब को देखकर उनके दिल दहल गए। उस दिन उन्हें पता चल गया कि नाइट क्यों ताकतवर का प्रतीक होते हैं, लेकिन फिर उन्हें कुछ अजीब लगा क्योंकि मैंने खून का स्वाद लेने के बाद अपना हाथ उस आधे इंसान के सिर में डाल दिया और जोर से खींचकर उसकी रीढ़ की हड्डी समेत उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर सब रुक गए। उन्हें लगा कि मैं बिल्कुल नाइट नहीं बल्कि जंगल में सदियों से रहने वाला खून से सनी कोई जानवर हूँ। एक और भीषण लड़ाई के बाद सारे सिपाही थक गए और उनमें से आधे से ज्यादा घायल हो चुके थे। गैलफ्रेडिक ने हालात देखकर समझ लिया कि ये टुकड़ी अब आगे नहीं जा सकती। उसने मुझसे कहा कि हमारा काम पूरा हो गया है, क्यों ना सामान लेकर वापस लौट चलें। मैंने कहा कि मेरे अंदर अभी भी ऊर्जा है, अभी लौटना ठीक नहीं होगा। मैं आगे और देखना चाहता
चाहता हूँ, जो लौटना चाहे वो अभी लौट सकते हैं। गैलफ्रेडिक ने बिना कुछ सोचे कहा कि फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनकर सिपाहियों के तो होश उड़ गए। उस आदमी ने सिर्फ तलवार निकालने की एक आम चाल चली और पूरी सिपाही टोली हैरान रह गई, क्योंकि उस एक वार ने न सिर्फ उस राक्षस को मार गिराया जिसे सैकड़ों आदमी मिलकर भी नहीं हरा सकते थे, बल्कि उसके बाद उसने उसका सिर रीढ़ की हड्डी समेत निकाल लिया। वो सोच भी नहीं सकते थे कि नई आई टुकड़ी का एक अकेला भटकता हुआ आदमी इतना ताकतवर हो सकता है। उन्हें नहीं पता था कि कुछ दिन पहले मैं एक बदसूरत और कमजोर पिशाच हुआ करता था। बाद में जंगल के राजा का खून पीकर मैंने ये ताकत हासिल की थी। हालांकि इन आधे इंसानों को खत्म करने के बाद भी मैं तरोताजा था, लेकिन सिपाहियों की हालत खराब हो चुकी थी। इसलिए मैंने उन्हें वापस जाने का हुक्म दिया और सिर्फ 2 आदमियों को साथ लेकर गुप्त नगर में और आगे बढ़ गया। गैलफ्रेडिक पहले तो मेरे साथ आना नहीं चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि मैं इतनी आसानी से आधे इंसानों को खत्म कर सकता हूं, तो शायद आगे के खतरों का भी सामना कर सकता हूं। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक उसे लगा कि उसने किसी चीज पर पैर रख दिया है। नीचे देखा तो पैर उठाते ही पता चला कि वो मकड़ी थी। फिर ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए। हमारे ठीक ऊपर अनगिनत छोटी बड़ी मकड़ियां बैठी हुई थी। इस तरह की मकड़ियां अपने जहरीले जाल से शिकार को पिघलाकर खा जाती हैं। गैलफ्रेडिक को अपने हथियार निकालने पड़े। पटेक तो किसी तरह अपना बचाव कर रहा था, लेकिन अनुभवहीन लाबान जल्द ही जमीन पर गिर गया। जब एक मकड़ी उसके सिर पर जहर उगलने को तैयार हुई, मैंने पलटकर उसे 2 टुकड़ों में काट डाला। फिर वापस मुड़कर मकड़ियों की भीड़ पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में सारी मकड़ियां खत्म हो गईं। ये देखकर लाबान ने मन ही मन सोचा कि मैं सच में एक राक्षस हूँ। मेरी तारीफ करने के बाद उसने अपने सरदार की तरफ देखा, लेकिन उसे हैरानी हुई कि सरदार पटेक के पैर कांप रहे थे। पटेक की आंखें फटी की फटी रह गई थीं और वो पीछे देखकर कुछ नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि उसने एक भटका हुआ राक्षस देख लिया था। इस तरह के राक्षस गुप्त नगर में बहुत कम मिलते हैं, इसलिए टुकड़ी बनाते समय उनके बारे में सोचा भी नहीं जाता। लेकिन सामने वाला देखने में ही अपने एरिया का मुखिया जैसा लग रहा था। जब पटेक को होश आया तो उसने मुझे भागने को कहा। उसने कहा कि इस लेवल के राक्षस का सामना करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि मैंने उन्हें पीछे हटने को कहा और कहा कि ये मकड़ी मेरा शिकार है। उस समय मेरे अंदर से निकली गुस्से की लहर ने दोनों के दिलों को जोर से झकझोर दिया। उन्हें लगा कि उनके शरीर पर से उनका काबू खत्म हो गया है। उनके दिमाग में बस एक ही बात थी, भागो। उन्हें भागते देख मिरियन ने कहा कि वो दोनों जैसे मेरे सामने झुक गए। मैंने पूछा कि क्या ये बड़ी मकड़ी और वो जंगल का राजा जिसे मैंने मारा था दोनों एक ही लेवल के भटके हुए राक्षस हैं? मिरियन ने कहा, नहीं, ये मकड़ी उस जंगल के राजा से भी ज्यादा ताकतवर लगती है। ये सुनकर मैंने फिर पूछा कि क्या इसका मतलब इसका पत्थर भी उससे बड़ा होगा? पिछली बार सिर्फ एक जंगल के राजा का पत्थर पीने से मैं इतना ताकतवर बन गया था। मैं अब ये जानने के लिए बेकरार था कि अगर मैं इसे पी लूं तो क्या होगा। हम बात कर ही रहे थे कि उस बड़ी मकड़ी ने मुझे देखकर एक जोरदार चीख निकाली। मैंने तुरंत तलवार उठाई और कुछ ही देर में उससे लड़ाई खत्म कर दी। गुप्त नगर से बाहर निकलने के बाद कमाला ने मेरे लिए एक शानदार जश्न का आयोजन किया। दावत के दौरान मैंने देखा कि एक छोटी मकड़ी मेरे प्याले में गिरने वाली थी। मैंने हल्के से उंगली घुमाकर एक पतला सा धागा निकाला और उसे 2 टुकड़ों में काट डाला। उस बड़ी मकड़ी को हराने और उसका पत्थर निगलने के बाद मुझे एक और ताकत मिल गई थी। इस ताकत का नाम है भेस बदलना। अब मैं पहले वाली ताकत से अपनी त्वचा को काले रंग में बदल सकता हूँ, फिर इस नई ताकत से उस कालेपन को वापस इंसानी त्वचा में बदल सकता हूँ। इस तरह अब मैं बेफिक्र होकर धूप में घूम सकता हूँ। जश्न में मौजूद लड़कियों ने जैसे ही मुझे बिना मास्क के देखा, वो सब मेरे पास आकर जमा हो गई। वो शोर मचाते हुए मुझसे उस समय की कहानी सुनना चाहती थीं, जब मैंने अकेले गुप्त नगर में उस बड़ी मकड़ी को मारा था। उनमें से किसी ने पूछा कि क्या मुझमें ये अद्भुत खूबसूरती योगिनियों एल्वेस के खून की वजह से है? मैंने मन ही मन सोचा, मैं एक पिशाच हूँ जो नाइट बनकर रह रहा हूँ, ये काफी था। अब योगिनियों का भी खून निकल आया। हमारी बातचीत पीछे खड़े गैलफ्रेडिक ने सुनी तो वो चौंका। फिर वो दौड़ता हुआ आया और जोर से बोला, अब तो सब साफ हो गया। उसने बताया कि गुप्त नगर में उसे मेरे कानों पर शक हो रहा था, जो जंगली कुत्ते जैसे तेज थे, और 100 मीटर दूर अंधेरे में भी मैंने भाले से निशाना साधा था। तो पता चला कि मेरे अंदर योगिनियों का खून बहता है, इसलिए मैं इतना ताकतवर हूँ। वो लड़कियां जैसे ही सुना कि मैं योगिनी हूँ, मेरे प्रति उनका आकर्षण और बढ़ गया। तभी गैलफ्रेडिक फिर बोला, तेरी इतनी खूबसूरत शक्ल है तो पहले मास्क क्यों पहने रहता था? ये सुनकर मैं थोड़ा उनकी तरफ झुका और बोला, मुझे ज्यादा लोगों के सामने आना पसंद नहीं है। मेरी इस एक हरकत ने उन लड़कियों को पागल कर दिया और वो सब आपस में लड़ने लगी कि आज रात में किसके कमरे में जाऊंगा। उनका मुंह पर पूरा यकीन देखकर मैंने मन ही मन सोचा, शाबाश, ये तरीका काम कर गया। अब अगर कोई मुझ पर शक करेगा तो योगिनियों के खून का बहाना मार सकता हूँ। असल में इस बार पत्थर खाने से मुझे सिर्फ नई ताकत ही नहीं मिली, बल्कि मेरे शरीर पर बने 8 में से एक निशान भी गायब हो गया और मुझे अपनी कुछ खोई हुई यादें भी वापस मिल गईं। यादों में मैं किसी अनजान जगह पर लेटा हुआ था और एक मुलायम हाथ मेरा हाथ पकड़े हुए था। अब मुझे ये भी यकीन नहीं है कि ये मेरी असली याद है या नहीं। मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज ने मेरे विचार तोड़े। मुड़कर देखा तो पता चला कि गैलफ्रेडिक लाबान का गला पकड़कर उसे तंग कर रहा था और लाबान तड़प रहा था। गैलफ्रेडिक मजाक करते हुए बोला, उस वक्त तुम मुझे छोड़कर क्यों भाग गए थे? लाबान हंसते हुए बोला, तुम इंसान हो ही नहीं। एक आम आदमी उस राक्षस को देखकर ऐसे कैसे खुश हो सकता है? उनकी ये हरकतें देखकर मेरे मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे।
मैं जानना चाहता था कि पिशाच बनने से पहले मैं आखिर था क्या। शायद इसका जवाब तभी मिलेगा जब मेरे शरीर के सारे निशान मिट जाएंगे। जश्न खत्म होने के बाद हम सबको डेविन स्वामी के कमरे में बुलाया गया। गैल्फ्रेडिक ने सबसे पहले झुककर अपना परिचय दिया। मैं गैल्फ्रेडिक परिवार का तीसरा बेटा क्लेमा हूँ। फिर मैंने भी उसी तरह झुककर कहा, मैं यूजिन परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ। डेविन स्वामी ने हमारा शुक्रिया अदा करने के बाद मुझे एक छोटा सा डिब्बा दिया जिसमें डेविन परिवार द्वारा मुझे फिर से नाइट घोषित करने के कागजात थे। हालांकि डेविन स्वामी को यह समझ नहीं आया कि मैं पहले से ही नाइट होते हुए ये कागजात क्यों मांग रहा हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरा नाइट होना नकली था। अब इन कागजातों की बदौलत मुझे अपना भेस बनाए रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिता को जोर से खांसी आने लगी तो कमाला तुरंत आगे बढ़ा। डेविन कांपती आवाज में बोले, मुझे सिर्फ उस बच्चे की चिंता है, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। कमाला ने कहा, पिताजी आप इसकी चिंता मत करो, मैं इस इलाके को अच्छे से संभालूंगा और इसे दिन ब दिन फलता फूलता देखूंगा। डेविन ने उससे कहा, इलाका तो बस मिट्टी है, असली चीज होते हैं वहाँ के लोग और वो नेता जो उनका मार्गदर्शन कर सके। ये आखिरी बात कहकर डेविन स्वामी ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। मैं नहीं जानता था कि डेविन कैसा इंसान था, लेकिन इतने सारे लोगों को उसके लिए रोते देख मुझे लगा कि वो एक अच्छा शासक रहा होगा। हालांकि सबके दिलों में यही भावना नहीं थी, जैसे कि उस कोने में छिपा बेल्ट जो अपनी नाकामयाब योजनाओं पर गुस्से से कांप रहा था। अंतिम संस्कार के बाद क्लेमा अपने इलाके वापस जाने की तैयारी करने लगा। जाते जाते उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, हम मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। मैंने कहा, मुझे गुप्त नगर खुलने का मौका मिला है, इसलिए मैं एक बार फिर वहाँ जाना चाहता हूँ। ये सुनकर क्लेमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, बहुत अफसोस की बात है। फिर हाथ बढ़ाकर बोला, उम्मीद है अगली बार जब हम मिलेंगे तो दोस्त ही रहेंगे। क्लेमा को विदा करने के बाद हम भी चलने की तैयारी करने लगे, लेकिन उससे पहले हमें एक घोड़ा खरीदना था। नाइट होकर कोई घोड़ा ना हो ये तो ठीक नहीं, साथ ही गुप्त नगर से लाए गए सामान को भी बेचना था। जब लाबान वो सामान लेकर बाजार पहुंचा तो लोगों की भीड़ लग गई। उन्होंने कभी किसी एक आदमी को गुप्त नगर से इतना सारा सामान एक साथ निकालते नहीं देखा था। नतीजा ये हुआ कि व्यापारियों के मुंह पर मेरा नाम इतना बढ़ा चढ़ाकर फैलने लगा कि हद हो गई। उस समय मैं व्यापारी संघ के ऑफिस में बैठा था। मेरे सामने बैठे आदमी ने अपना परिचय बिमोल बताया और कहा कि वो पेलिंग व्यापारी संघ का मेंबर है और मेरे सामान का काम देखेगा। हालांकि पटेक ने मुझे पहले ही किसी संघ से मिलवाने की बात कही थी, लेकिन मैं इस बात को लेकर संशय में था। लेकिन अब वो मुझे इतने बड़े संघ से मिलवा रहा था, इसलिए मैंने उसका सुझाव मान लिया। इंसानी समाज से अनजान मेरे लिए पटेक जैसे आदमी की सख्त जरूरत थी। हम कीमतों पर बात करने ही वाले थे कि अचानक एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी कमरे में घुस आया। उसे देखकर पटेक ने धीरे से बताया कि अब मुश्किल हो गई है। यह आदमी पेलिंग व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष का सेक्रेटरी ग्रेयर है, जिसका पद हमसे बात कर रहे बिमोल से कहीं ऊंचा है। शायद ये हमारे सामान की कीमत कम करवाने आया है। बिमोल ने भी समझ लिया कि ग्रेयर उसके इस सौदे को छीनना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, ग्रेयर ने उसे कॉन्ट्रैक्ट न होने की दुहाई देकर धक्का देकर हटा दिया। फिर वो आगे बढ़ा और मुझसे पूछा, तुम ही वो यूजिन नाइट हो जिसने गुप्त नगर में अकेले ही राक्षस का सिर तोड़ा, फिर उसके मुखिया को भी हराया और इतना सारा सामान बाहर निकाल लाया। मेरे चुप रहने पर उसने सोचा कि मैं सामान की कीमत बढ़ाने के लिए ये सारी कहानियां गढ़ रहा हूँ। उसके दिमाग में मैं भी बाकी नाइट्स की तरह सिर्फ ताकत के घमंड में चूर एक उतावला नौजवान था। उसने कहा कि पेलिंग व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर बात करना चाहते हैं। उसके पूरे शरीर में एक कंपी दौड़ गई। जब उसने मेरे दबाव को महसूस किया और समझ गया कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, तब उसने अपना रवैया बदला और अपना परिचय दिया। उसने कहा कि ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है। मैंने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले पूछा, कैसा मौका? ग्रेयर कांपते हुए बोला, वो मौका जहां तुम इस सामान को बेहतर शर्तों पर बेच सकोगे। मैंने फिर वही बात दोहराई, बेहतर शर्तों पर। ग्रेयर के माथे पर अब पसीना आ गया था। वो मेरे इस अजीब दबाव को झेलता हुआ बोला, हमारे उपाध्यक्ष खुद तुमसे बात करेंगे। मैंने फिर वही बात दोहराई। उपाध्यक्ष? हालात बिगड़ते देख वो घबराकर मुझसे माफी मांगने लगा और बोला कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। जब मैंने पूछा, तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है, तो उसकी तो हिम्मत ही टूट गई और वो कमरे से भाग गया। ये देखकर बिमोल की तो खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा कि मैंने उसकी खातिर उपाध्यक्ष का कॉन्ट्रैक्ट भी ठुकरा दिया। लेकिन मैं बड़ी बेबसी से पटेक से पूछ रहा था, मैंने ऐसा क्या किया? ये कवच रोज सबसे शानदार शोकेस में रखा जाता था, लेकिन दशकों बीत जाने के बाद भी यूं ही धूल खा रहा था। कोई इसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता था, सिर्फ इसलिए कि इस छोटे से कस्बे में इसकी ऊंची कीमत किसी खगोलीय आंकड़े से कम नहीं थी। ये तब की बात है जब एक नाइट इस शहर से गुजरा और उसने इस कवच को पसंद कर लिया। हालांकि वो एक रईस था और कुछ समय पहले ही एक डंगवन पर जीत हासिल करके भारी इनाम राशि पाई थी। लेबल पर कीमत देखने के बाद वो चुपचाप 2 कदम पीछे हट गया, क्योंकि वो खुद आधे महीने पहले तक एक बदसूरत और कमजोर पिशाच हुआ करता था। जान जोखिम में डालकर वन राजा का खून पीने के बाद ही उसने ये शक्तिशाली ताकत हासिल की थी। उसके बाद नाइट बनकर डंगवन में घुसा और वहां एक लॉर्ड लेवल के ऑगरे का भी खून पी लिया। लेकिन पिशाच होने के नाते नई दुनिया में कदम रखते ही उसने अपने पास के सारे पैसे और इनाम की राशि उड़ा दी। तभी रैन भागता हुआ आया और बोला कि शहर के बाहर बड़ी संख्या में बंजारे इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा हुआ कि लोकल मरन गिल्ड ने मुश्किल से उनका मुकाबला किया, नहीं तो वो शहर में घुस आते। पैट्रिक ये सुनते ही बोला कि हमें भी इस अभियान में हिस्सा लेना चाहिए। ये सुन मैंने हैरान होकर उससे वजह पूछी। तभी रैन ने पहले ही बता दिया कि इस तरह के अभियान डंगोन की तरह नहीं होते, इनमें कोई एंट्री फीस नहीं देनी होती और मारेन एक कैपिटलिस्ट
स्मॉलेस्ट ट्रेडिंग सिटी है। यहाँ लूट का माल मिले तो उसे सीधे बेचा जा सकता है, ढुलाई का खर्च बच जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो पैसा कमाने का ये सुनहरा मौका है। पैसा कमाने की बात सुनते ही मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के करवट ली और शहर के बाहर की ओर बढ़ गया। लेकिन अभी मैं कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि अचानक एक आदमी ने आकर हमें रोक लिया। मैंने मुड़कर देखा तो वो ग्रेन था, जो पहले मुझसे सौदा करना चाहता था। इस बार उसके आने का मकसद ये काला घोड़ा मुझे भेंट करना था। मैंने देखा कि घोड़े का कोट एकदम काला था और उसकी मांसपेशियां एकदम क्लियर नजर आ रही थी। मैं चाहे घोड़ों का एक्सपर्ट न सही, लेकिन इतना समझ गया कि ये बेहतरीन ब्रीड का घोड़ा है। पता नहीं उसका क्या मकसद था, लेकिन एक नाइट होने के नाते मुझे ऐसे ही एक अच्छे घोड़े की जरूरत थी। इसलिए मैं सीधे उस पर सवार हुआ और चलता बना। उसी समय मारेन के ईस्टर्न आउटस्कर्ट्स के जंगल में दो हथियारबंद लोग अपने शिकार का मजा ले रहे थे। अचानक पीछे से घोड़े की तेज टापों की आवाजें सुनकर वो झटके से मुड़े, लेकिन मैंने उन्हें ज्यादा रिएक्ट करने का समय न देते हुए एक ही वार में उनके सिर काट दिए। ये देख मिरियन बोला कि लगता है मारेन गिल्ड के ज्यादातर एडवांस सैनिक मारे जा चुके हैं। मैंने कहा ये तो मेरे लिए और भी अच्छा है, क्योंकि मुझे लूट का माल बांटने की आदत नहीं। मैं कुछ देर और तेजी से बढ़ा तो एक खुली जगह पर कुछ औगरे नजर आए। वो उस वक्त एक सुनहरे बालों वाले नाइट पर अटैक कर रहे थे। हालांकि वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि शहर में घुसने से पहले उसकी लाश को पार करना होगा, लेकिन औगरे की एक दहाड़ से उसके सफेद घोड़े की तो पेशाब ही निकल गई। अगले ही पल उस घोड़े ने उसे पीठ से उतार फेंका और भाग खड़ा हुआ। बेचारा नाइट अकेला ही सब औगरे के सामने रह गया। जैसे ही एक औगरे का कुल्हाड़ा उस पर पड़ने को हुआ, अचानक दूर से एक भाला आकर उस औगरे के सिर में जा लगा। नाइट ने पीछे मुड़कर देखा तो मैं तलवार लिए उसकी ओर दौड़ रहा था। उसके पास आकर मैंने एक और वार से एक औगरे का सिर काट गिराया। फिर कुछ ही वार में उसके आसपास के सभी औगरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन जैसे ही वो उठकर मेरा शुक्रिया अदा करने और नाम पूछने ही वाला था, एक और औगरे दूर से अटैक करने दौड़ा। मैंने कोई बेकार की बात न करते हुए अपनी तलवार उठाकर उस पर दे मारी। उसके पंजे उस नाइट को छूने से पहले ही तलवार ने उसकी जान ले ली। फिर मैंने कहा, अब ऐसे सवालों का क्या मतलब? अगर तू यहाँ मर जाता तो सब बेकार था। ये सुन वो जोर से हंसा और बोला कि अगर यहाँ से बच गया तो फिर तेरा नाम पूछूंगा। ये कह वो अपनी तलवार निकालकर वापस लड़ाई में कूद गया। लड़ाई खत्म होने के बाद शहर लौटकर उस नाइट ने बढ़ा चढ़ाकर इस अभियान का किस्सा बताना शुरू कर दिया। कैसे वो बंजारे कितने खूंखार थे और वो लोग कितने बहादुर थे। ये भी बताया कि लड़ाई के खतरनाक मोड़ पर अचानक एक काले घोड़े सवार नाइट ने आकर मोर्चा संभाला और जीत दिलाई। ये सुन लोग उस नाइट के बारे में पूछने लगे। उस नाइट ने पता लगाया तो मेरा नाम यूजीन पता चला। ये नाम सुनते ही सब में हलचल मच गई, क्योंकि कुछ समय पहले ही उन्होंने सुना था कि यहाँ आने से पहले मैंने एक दिग्गज नाइट को हराया था, फिर अकेले ही डंगोन के लॉर्ड को पकड़ा था और अब इस शहर की रक्षा की थी। लेकिन उस खुशी मनाती भीड़ में एक आदमी बिल्कुल भी खुश नहीं था। ये आदमी था मारेन का करंट मेयर और पेलिन कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव लुइस। वो अच्छी तरह जानता था कि मेरी जितनी शोहरत बढ़ेगी मुझे उतना ही कंट्रोल करना मुश्किल होगा। उसने अपनी पोती फ्लेचर से पूछा कि क्या सच में ऐसे ही बैठे रहना है? फ्लेचर ने कहा कि सब उसके कंट्रोल में है। वो तो बस चाहती है कि मेरी शोहरत और बढ़े, क्योंकि नाइट्स के लिए इज्जत सब कुछ होती है। वो जितना ऊपर चढ़ता है नीचे गिरने का डर उतना ही ज्यादा होता है। उसने लुइस से मेरे साथ वाले उस लड़के के बारे में पूछा। लुइस ने पूछा कि क्या वो वही लड़का है जो हमें डंगोन से मिलने वाला तेल और माल बेचता है? फ्लेचर ने कहा हाँ, और उसे पता चला है कि वो लड़का डीविन फैमिली का नाजायज बेटा है। ये सुन लुइस के हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। उसने पूछा कि क्या तू सोच रही है? उसे पूरा करने से पहले ही फ्लेचर ने कहा हाँ, अभी पता नहीं ये यूजीन क्या करना चाहता है, लेकिन अभी की सिचुएशन देखते हुए वो बिजनेस के जरिए बड़ा फंड इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है और उस डीविन फैमिली के नाजायज बेटे की मदद कर रहा है। अगर हम उन पर कंट्रोल पा सकें तो मेयर होने के नाते हमें भी अपने यूजीन नाइट को एक बड़ा गिफ्ट देना चाहिए। अगले दिन उसने मुझे बुलाकर जरूरी बात बताने को कहा। उस वक्त तक मुझे मारेन का हीरो घोषित कर दिया गया था। रूम में घुसते ही मैंने पहले उस काली घोड़ी के लिए शुक्रिया अदा किया। फ्लेचर ने मेरा खूबसूरत चेहरा देखा तो मन ही मन सोचा, इतनी शक्ल वाला इंसान और वो भी वो जो अकेले ओगरे के सिर काट सकता है। जनरली मिलने वाले नाइट सब हृष्ट पुष्ट और सीधे साधे वॉरियर होते थे। उसे लगा मैं उन सबसे बिल्कुल अलग हूँ। मेरे बैठते ही उसने कहा कि मेयर ने जो कवच भेजा था वो मुझ पर बहुत खूबसूरत लग रहा है और बताया कि ये कवच एल्सिक के लोहे और स्टोन जाइंट की हड्डियों से बनी मिश्र धातु से बना है। यहाँ तक कि ड्रैगन के नुकीले दांत भी इसे छेद नहीं सकते। ये सुन मैंने भी शिष्टाचार में कहा कि लगता है अब अगली बार डंगोन पर चढ़ाई करूं तो बचाव की चिंता नहीं होगी। साथ ही मैंने मेरे सैनिकों के लिए रहने और खाने का इंतजाम करने के लिए भी शुक्रिया कहा। फ्लेचर ने सोचा माहौल अब ठीक है तो उसने अपनी एक छोटी सी डिमांड रखनी चाहिए, लेकिन उसके सरप्राइज का ठिकाना न रहा जब मैं अचानक उठकर जाने लगा और बोला कि मुझे बहुत काम है। उसने हैरानी से पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि डीविन टेरिटरी के डंगोन में जाना है और कंपनी से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो सिर्फ डंगोनन के माल की
खरीद बिक्री के लिए है, इसलिए अब जा रहा हूँ। शायद यही आखिरी मुलाकात हो। मेरी ये बात सुन फ्लेचर के होश उड़ गए। उसने गुस्से में अपने होंठ काट लिए। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकलने लगा, उसने जोर से आवाज लगाई, रुको। मैंने मुड़कर पूछा कि और क्या काम है। मजबूर होकर वो बोली कि वो काला घोड़ा जो भेजा था वो बहुत महंगी ब्रीड का वॉर हॉर्स है। ये कवच भी बेशकीमती है और तेरे सैनिकों को भी बढ़िया से बढ़िया सुविधा दी गई। क्या तुझे लगता है कि पिछली बार डंगोअन से लाए गए सामान से इनकी भरपाई हो जाएगी? मुझे ये मत सिखा कि दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। ऐसे चला गया तो अपनी इज्जत पर दाग लगाने को तैयार है क्या? शहर के लोगों को पता चलेगा कि तू कितना बेईमान नाइट है। उसकी इस बात पर मैं पहले तो हंसा, फिर बोला कि तेरी ये बातें कितनी बेतुकी हैं। पहली मुलाकात में ही मुझे भगाने लगी थी, फिर बिना पूछे बिना चाहे ढेर सारे गिफ्ट दे दिए और अब उन गिफ्ट के बदले में मुझसे हिसाब मांग रही है। तू एक मामूली बिजनेसमैन है और मुझे धमकी दे रही है। इतना कहते ही फ्लेचर का चेहरा स्याह पड़ गया। वो समझ नहीं पाई क्या करे। उधर पैट्रिक और रैन के चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैर गई। मैंने आगे कहा कि मैंने तुम्हारी पेलिन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है। जब तक तुम कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक रकम देकर मेरा माल खरीदते हो, मारिन के लोग मेरे बारे में कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम लोग मेरे बारे में कोई अफवाह फैलाने की कोशिश की तो मैं वापस आकर तुझे बताऊंगा कि इसके अंजाम क्या होते हैं। मेरी नजर में ये पेलिन कंपनी और मारिन शहर का मिलीभगत है, उस नाइट के खिलाफ जिसने इस शहर को बचाया था। अगर भविष्य में फिर कोई क्राइसिस आया तो कौन सा नाइट यहाँ बचाने आएगा? ये कह मैंने उसे छोड़ दिया। फ्लेचर ने माना कि मेरे साथ बिहेवियर में उसकी लालच हद से ज्यादा थी। वो चाहती थी कि मेरे साथ उसका रिलेशनशिप नए सिरे से शुरू हो और साथ चले। उसने ये भी कहा कि वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जारी रखना चाहती है और उसमें मेरी मर्जी की शर्तें जोड़ने को तैयार है। कंपनी की वाइस हेड होने के नाते उसने ढेरों नाइट देखे थे। पहले वो जैसे ही बड़े फंड का ऑफर रखती सब झुक जाते, लेकिन अब उसने पाया कि मैं सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी उन सब से बिल्कुल अलग हूँ। उसे महसूस हुआ कि मुझसे खतरे की बू आ रही है और उसकी बिजनेसमैन इंस्टिंक्ट उसे बार बार कह रही थी कि मुझे जाने न दे। मुझ में इन्वेस्ट करना उसे बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा। उसकी ईमानदारी भरी माफी सुनने के बाद मैं रुक गया और वापस आकर बोला कि चल सुनता हूँ, लेकिन उम्मीद है कि तू सच में कोई लुभावना ऑफर लेकर आई है। मेरी ये बात सुन उसकी जान में जान आई। बाहर आने के बाद मिरियन ने मेरा शानदार गियर देखकर वाह वाह करना शुरू कर दिया। बोला कि अब तो एकदम रियल नाइट लग रहे हो। उसकी बस एक ना सुनकर मैंने उसे चुप रहने को कहा। पास खड़े पैट्रिक ने कहा कि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो बहुत अच्छा है। पेलिन कंपनी का बिजनेस बहुत बड़ा है। पूरे डीबो कॉन्टिनेंट में उनकी सैकड़ों ब्रांचेस हैं और मारिन उनका मेन बेस है। वो मैनली लोकल मैजिक टेरिटरी वाले कुलीनों से एक्टिव बिजनेस करती है, जैसे अभी डीविन फैमिली से कर रहे हैं। इतनी बड़ी कंपनी ने हमें ऐसी छूट दी है कि उनके किसी भी एरिया से जुड़े डंगोअन में जा सकते हैं बिना किसी पाबंदी के। ये तो ऐसा प्रोविजन है जो पहले कभी किसी को नहीं मिला। थोड़ी दूर और चलने के बाद हम डीविन टेरिटरी के डंगोअन के सामने पहुंचे। तभी एक गंजा आदमी आगे बढ़कर बोला, तू तो बड़ा नाजुक नाजुक लग रहा है, पता नहीं तलवार ठीक से पकड़ भी पाएगा या नहीं। उसके बोलते ही कामरा आकर मुझसे मिली। डीविन सर के देहांत के बाद कामरा अब नई लॉर्ड बन चुकी थी। कामरा ने चुपके से बताया कि उसके भाई बेल्टर की पिछली साजिश नाकाम होने के बाद अब उसने नए मर्सनरी बुला लिए हैं। इस बार डंगोअन पर चढ़ाई में उसे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ये मर्सनरी डाकुओं से कम नहीं लगते। इसलिए उसने फैसला किया है कि मुझे इस एक्सपीडिशन टीम का कैप्टन बनाया जाए। दूर खड़ा गंजा ये सुनकर उछल पड़ा। बोला कि क्या तेरे मर जाने पर वो कैप्टन बन सकता है? और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर इस वीडियो में 2000 कमेंट आते हैं और 1000 लोग हाइप करते हैं तो इसका अगला पार्ट 1 घंटे का आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।